हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, ठीक है। उसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 8, ठीक। तो देखो, इससे पहले जो 7 लेक्चर्स हमने किए, मुझे उम्मीद है आप सबको वो अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। जो बीच में कहीं होमवर्क दिया मैंने वो आपने किया होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8, ठीक है। तो आज मैं आपको लेक्चर नंबर 7 रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज के बाद वाले जो लेक्चर आएंगे उसमें मैं प्रीवियस लेक्चर को पहले रिवाइज कराया करूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है और आज के लेक्चर के साथ ही हमारा टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, ठीक। तो देख लेते हैं आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे आज के, ठीक है। ये इंसान ने ये टॉपिक्स, ठीक। देखो, आज हमें पढ़ना है ये गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ये लॉ हमारा बचा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ हमें पढ़ना है एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है। और उसके साथ हमें तीसरी चीज आज पढ़नी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक। और साथ में हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मैंने आपके लिए लाए तो वो हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जहां लिखा हुआ है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर ये हेडिंग डाल लो, पहली ये वाली, ठीक। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक। ये हेडिंग आज की आप अपनी नोटबुक के ऊपर डाल लो। तो यही एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट है जो आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक। तो देखो, यहां लिखा हुआ है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक। ये लॉ क्या कहता है उसी को हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, पहले तो आप ये देखो, ये यहाँ जो लिखा हुआ है इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे आप। तो आपको देख के यहां से लगेगा गे-लुसैक, ये लुसैक मत पढ़ो इसको। देखो, अगर हम सिर्फ LAC करके देखें, LAC करके इसको लैक पढ़ेंगे ना, लैक, तो इसको गे-लुसैक्स पढ़ लो, लुसैक। तो आगे अपोस्ट्रोफी और एस लगा ना, अपोस्ट्रोफी है ना, तो उसका मतलब है कि ये जो लॉ है किसने दिया था, गे-लुसैक्स ने, ठीक। गे-लुसैक ने, लुसैक लुसैक ऐसे करके बोल दो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। लुसैक नहीं बोलना है, लुसैक बोलना है, ठीक। तो अब देखो, ये जो लॉ है, पहले तो आप इसका एक और नाम होता है वो लिख लो, ठीक। इसी को ऐसा भी बोला जाता है, ये गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स मैंने लिखा है ना, तो इसको एक और नाम भी दिया जाता है ऐसे करके, देखो, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऐसे करके भी बुक में दिया हुआ है, किसी किसी बुक में ऐसे करके भी दिया हुआ है, गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। ऐसे भी अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो यही मतलब है, अगर ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है तो यही मतलब है, ठीक। अब देखो, जैसे हमने पहले लॉज पढ़े हैं वैसे ही हम इस लॉ को स्टडी करेंगे, बहुत ही आसान तरीके के साथ, बहुत सारी एग्जांपल्स लेके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। तो पहले आप यहां क्या लिखोगे कि ये लॉ किसने दिया था। तो पहले तो आपको पता ही चल गया किसने दिया था। आप एक लाइन में लिख सकते हो, यहां ऐसे लिख लो, दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड, ठीक है, पुट फॉरवर्ड बाई, किसने दिया था ये, गे-लुसैक ने, LUSSAC, ठीक। और यहां एक चीज आप और लिख सकते हो साथ में, कब दिया था, 1808 में, इन 1808 में, ठीक। ये आप लाइन एक ऐड कर लो, ठीक है। फिर हम आगे चलते आस्ता आस्ता करके। अब लिखो आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही जो हमने पीछे वाले लॉज में किया है, इट स्टेट्स दैट, वो लाइन, ठीक है। वो इट स्टेट्स दैट का मतलब होता है कि ये लॉ क्या कहता है। तो यहां आप लिख सकते हो इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, ठीक। दैट कर लेते हैं यहां। अब आगे आप इसकी वो जो स्टेटमेंट है वो लिखोगे, तो आप लिखो यहां, ठीक है। नोटबुक पे साथ साथ लिखेंगे, ठीक। और साथ में आपको जो यहां मैं लिखवा रहा हूं इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक। बिल्कुल सिंपल। अब देखो,
यहां लिखोगे व्हेन गैसेस रिएक्ट ईच अदर, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, गैसेस रिएक्ट टुगेदर, ठीक, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स, कॉमा डाल के लिखो, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स, ठीक, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स, ठीक है, विच बेयर अ सिंपल, यहां लिखो विच bear a simple ratio to one another, ठीक है, पहले लिख लेते हैं ना, ठीक, फिर बड़े ही तरीके के साथ हम इसको समझेंगे। आप पहले यहाँ डेफिनेशन लिख लो साथ साथ, ताकि अगर 2 आवर्स की वीडियो हो तो आपको 2 आवर्स ही लिखने में लग जाएं, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए आपकी वीडियो, ठीक है, आपका लेक्चर 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं पहले ही लिख दूं यहाँ और आपको 2 घंटे की वीडियो कंप्लीट करते करते 10 घंटे लग जाए, वैसा ना हो, इसलिए मैं साथ साथ लिखवा रहा हूँ, ठीक। तो वो उस चीज़ को हमने इम्प्रूव किया है, साथ साथ मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ आप लिखोगे, जितने घंटे की वीडियो होगी उतने घंटे में ही आपकी कंप्लीट भी होगी, ठीक है, फिर वैसे मजा भी आएगा, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा है व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, आगे लिखो एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, यहां लिखो एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक, volumes of the products if these are also gases, if these are also gases, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आप यहां लिखोगे, यहां कॉमा डाल के लिखोगे प्रोवाइडेड all measurements of volume, all measurements of volume, ठीक है, वॉल्यूम्स लिख लो, should be done under similar conditions, ठीक है, under similar conditions of temperature and pressure, लिखो similar conditions of temperature and pressure, ठीक। ये आपने इसकी स्टेटमेंट लिख दी है, बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा इस तरीके से कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन फ्री एक बार ये लिख लेना है, तो एक बार लिख लो इसको, ठीक है, लिख लो इसको, फिर समझते हैं इसको, ठीक है, ठीक। तो देखो यहां जो ये लॉ है ये क्या कहता है, ठीक। तो देखो पहली चीज आपको यहां ये याद रखनी है, ये जो लॉ है ये गैसियस के लिए है, ठीक है, गैसेस के लिए, आप ऐसा बोलो गैसेस के लिए, ठीक। तो यहां मैंने लिखा है कि देखो पहली चीज तो आपको ये पता है क्या लिखा है, 1808 में दिया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था गे लुसेक, ठीक। इन साइंटिस्ट का नाम हमेशा इज्जत से लेना चाहिए, तो हम इज्जत से लेते हैं, इन जनाब ने ये लॉ दिया था, ठीक। अब देखो यहां लिखा है कि ये लॉ किस चीज के ऊपर अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है गैसेस के ऊपर, ठीक है। तो यहां मैं आपको पहले थोड़ा सा आउटलाइन करके समझाता हूं। ये लॉ ये कहता है कि जब गैसेस रिएक्शन करती हैं, गैसेस जब आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे सपोज एक हमारे पास ए गैस है प्लस एक हमारे पास बी गैस है, जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक, और सपोज यहां सी जो बन रहा है ये भी हमारी गैस बन रही है, ठीक। ये रिएक्शन देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं आपस में, देखो ये हमारी गैस ए, हमारी गैस बी है, ये हमारी गैस सी है, ठीक। ये ए और बी गैसेस ने आपस में रिएक्शन की और गैस सी बनी, ठीक। ऐसी रिएक्शन जहां होती है
उस टाइम जहां रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे सारे गैसेस होते हैं, उस टाइम क्या होता है वो चीज ये लॉ बताता है। ठीक, तो पहली चीज क्या याद रखोगे, ये लॉ कहां अप्लाई होता है, गैसेस के ऊपर, और बोलता क्या है कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उस टाइम हम वॉल्यूम चेक करते हैं उनकी। ठीक है, उस टाइम हम उनकी वॉल्यूम चेक करते हैं, मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि गैसेस वॉल्यूम के टर्म में रिएक्शन करती हैं। सपोज जैसे यहां आपने पहले कभी देखा होगा 10th में या 9th में, अभी आपको मैं इस चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, यहां आपके सिलेबस में है मोल कंसेप्ट। ठीक, मोल कंसेप्ट आपके सिलेबस में है, तो आपको पता है अगर यहां कहीं रिएक्शन में कुछ लिखा होता है ना, 2 1 2 ऐसे करके कुछ लिखा होता है, सपोज 2 इसके थे, 2 1 ऐसे करके जो लिखा होता है, इनको हम या तो मोल्स बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ बी के साथ और 2 मोल्स ऑफ सी बनाया। ठीक है, ऐसा बोल देते हैं, या फिर ऐसा बोल देते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए रिएक्शन करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी और बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ सी। या फिर ऐसा बोल देते हैं 2 एटम्स ए के रिएक्शन करके 1 एटम बी के साथ और 2 एटम सी के बन गए, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, ये जो चीज है, इस चीज को, ये 2 1 2 ये कहां से आया, क्यों आया, इस चीज की स्टडी इसी चैप्टर में हम करेंगे आगे। ठीक, लेकिन अभी आप बस इतना देखो, आपने पहले रिएक्शंस बैलेंस की थी, ठीक, 10th क्लास में बैलेंसिंग में आपने ऐसे 2 1 2 करके ऐसे लगाया था कुछ, तो वही समझ लो आप। ठीक, तो इस लॉ को समझने के लिए हमें ये जो है हमारे लिए जरूरी है। ठीक, तो लॉ क्या कहता है कि गैसेस के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, लॉ क्या कहता है, नहीं मतलब ये लॉ गैसेस के ऊपर अप्लाई होगा, और कहता क्या है कि जब गैसेस रिएक्शन करती हैं उस टाइम वो वॉल्यूम के टर्म्स में, वो हम बोलते हैं कि वो वॉल्यूम के टर्म्स में आपस में रिएक्ट करती हैं, क्योंकि आपको पता है गैसेस के केस में हम वॉल्यूम यूज करते हैं। ठीक, जैसे हम बोले कि हमें कितनी गैस भरवानी है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, ऐसे बोलते हैं ना, 3 लीटर भरवानी है 4 लीटर, तो गैसेस के केस में हम वॉल्यूम का यूज करते हैं, वॉल्यूम दिखाते हैं वहां, मतलब हम वॉल्यूम के टर्म्स में उसको बोलते हैं। ठीक, उसको हम मास के टर्म्स में नहीं बोलते, जैसे हम बोलते हैं ना 2 किलो गैस दे दो, ऐसा नहीं। ठीक, हम बोलते हैं 2 लीटर गैस भर दो, ऐसा बोलते हैं। ठीक, अब देखो ये लॉ कहता है कि जब गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं, जब गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं, सपोज ये गैस रिएक्ट करके ये गैस तीसरी बनाई, तो हमेशा वॉल्यूम के टर्म में रिएक्शन करती हैं, और जब रिएक्शन करती हैं उस टाइम आपस में जब ये रिएक्शन करती है उनकी वॉल्यूम की रेशो सिंपल होती है। ठीक, सपोज यहां इसकी कितनी वॉल्यूम रिएक्शन की, सपोज ये जो 2 लिखा है ना, इसको यहां 2 लिख दो, 2 वॉल्यूम इसको बोल दो कि 2 यहां लिखा है जो, वही 2 वॉल्यूम यहां लिख दो। इसकी कितनी वॉल्यूम रिएक्ट की, 1 वॉल्यूम। ठीक, इसकी कितनी बनी, यहां 2 वॉल्यूम, ऐसे कर दो। ठीक, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि ये लॉ क्या कहता है कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक, और पहली चीज है वो किस बेस पे रिएक्शन करती है, किन टर्म्स में रिएक्शन करती है, वॉल्यूम के टर्म में रिएक्शन करती है। और जब आपस में रिएक्शन होती है, गैसेस जब आपस में रिएक्ट करती हैं, तो उस टाइम उनकी जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम के टर्म्स में सिंपल रेशो में रिएक्शन करती हैं। जैसे देखो अगर ए और बी गैस आपस में रिएक्ट कर रही है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे और भी, आप टेंशन फ्री पहले समझो। ठीक, तो पहले क्या बोलोगे, गैसेस कैसे रिएक्ट करती हैं, वॉल्यूम के टर्म में रिएक्ट करती हैं। दूसरी चीज, जब गैसेस रिएक्शन करती हैं तो ए प्लस बी अगर हमने किया, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ठीक, तो ए की और बी की जो वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है उस वॉल्यूम की रेशो सिंपल होगी। जैसे देखो यहां ए की 2 वॉल्यूम में 2 रेशो हो गई और बी की 1 वॉल्यूम में तो 2:1 रेशो हो गई। तो यही बोलता है अल्लाह कि जब गैसेस रिएक्शन करती हैं उनकी वॉल्यूम की रेशो रिएक्टेंट की वॉल्यूम की रेशो, देखो ये रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट की वॉल्यूम यहाँ 2 है, यहाँ इसकी 1 है, तो रिएक्टेंट की वॉल्यूम की रेशो सिंपल होती है। ठीक, और साथ में ये भी कहता है अल्लाह कि अगर जो प्रोडक्ट सी बन रहा है अगर वो भी गैस है, देखो कभी कभी आपको मैंने बताया था ना पहले कि कभी कभी केमिस्ट्री में ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी अगर दोनों गैसेस होंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ए और बी रिएक्ट करके सी बना और सी भी गैस है, तो उस टाइम हम ये बोलते हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि देखो स्टार्टिंग से एक बार फिर देखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कैसे। देखो जब गैसेस रिएक्शन करती हैं तो वो किस बेस पे रिएक्शन करती हैं, वॉल्यूम की टर्म्स में, ठीक, और ए और बी जो हमने रिएक्शन कराई, गैसेस ए और बी गैसेस लेके जिनको हमने आपस में रिएक्ट कराया, उनकी वॉल्यूम की रेशो सिंपल होती है, A:B सिंपल होती है। और अगर जो सी बना वो भी गैस है तो A:B:C तीनों की रेशो जो होती है वो सिंपल रेशो होती है। ठीक, ये कहता है ला। तो अब देखो अगर सी जो बना ये भी गैस है तो इसकी रेशो कितनी है, वो भी 2 है, तो हम ऐसा बोलेंगे A:B:C तीनों की रेशो क्या है, 2:1:2, जो एक सिंपल होल नंबर रेशो है, सिंपल होल नंबर रेशो है। ये कहता है ये ला, ठीक है, ये ला ये कहता है। ठीक, मतलब जब गैसेस रिएक्शन करती हैं तो रिएक्टेंट में
जो रिएक्टेंट की रेशो होती है वो, और रिएक्टेंट इज टू प्रोडक्ट की जो रेशो होती है वो ओवरऑल सारी की सारी रेशो A इज टू B इज टू C सारी की सारी रेशो जो होती है वॉल्यूम रेशो, ठीक है। रेशो कौन सी है? वॉल्यूम रेशो है। वो वॉल्यूम की जो रेशो है वो सारी की सारी सिंपल होती है, ठीक। ये कहता है ये ला, ठीक। अब देखो पहले मैं आपको ये स्टेटमेंट नहीं समझाऊंगा, पहले हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, उससे समझते हैं, ठीक। एग्जांपल से समझेंगे, फिर उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आया आप टेंशन ना लो, ठीक। अभी एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको और समझ में आएगा, ठीक। जैसे देखो हम ले रहे हैं यहां एग्जांपल वन एग्जांपल। पहली एग्जांपल हम समझेंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट समझेंगे, ठीक। देखो कंबिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, देखो आप यहां मैं लिख देता हूं एग्जांपल 1, कंबिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करते हैं उस टाइम क्या होता है, ठीक। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो हमारे पास फार्मूला होता है, हाइड्रोजन वो H2 होता है प्लस क्लोरीन का होता है Cl2, और ये दोनों ही गैसेस होती हैं। ये भी गैस है, ये भी गैस है, दोनों ही, क्लोरीन भी गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैसीज फॉर्म में हम ले रहे हैं, ठीक। अब ये दोनों जब आपस में क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं, ये भी गैस है ये भी गैस है, तो यहां से बनता है HCl, ठीक। देखो ऊपर लिखा है कंबिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो हमने हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कर दिया, HCl बना दिया। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। आपको पता है यहाँ 2 है यहाँ 2 है, अगर हम यहाँ 2 लगाएंगे, बैलेंसिंग करना आपने 10th क्लास में सिखाई है, ठीक। अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 HCl बन जाएगा। आप देखो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर, ठीक। और ये जो प्रोडक्ट है ये भी इसके आगे भी लिख दो कि ये भी यहाँ से गैस ही बनता है, ठीक। अब देखो, अब इस लॉ को हम अप्लाई करेंगे जैसे हमने वहां देखा। देखो यहाँ जो कोफिशिएंट है यहाँ क्या है, इस तरफ कुछ नहीं है तो 1 बोलेंगे, इस तरफ भी कुछ नहीं है तो 1 बोलेंगे, इधर 2 तो है ही। अब देखो वॉल्यूम के टर्म्स में हम ऐसा लिखेंगे, इसकी कितनी वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है। देखो जो चीज इधर है उसी को लिखना है, जो चीज इधर है, यहाँ 1 है ना तो 1 वॉल्यूम, इधर भी 1 है तो 1 वॉल्यूम इसकी रिएक्ट कर रही है, इधर इसके 2 बन रहे हैं तो यहाँ बोलेंगे 2 वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है। ये यहाँ से हमें ये पता चल गया कि गैसेस किस टर्म में रिएक्ट करती हैं, वॉल्यूम्स के टर्म में, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको इतना तो क्लियर हुआ ही होगा, ठीक है। 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, ये ऐसे हमने लिख दिया, ठीक। अब देखो, अब हमने यहां देखा था पहली चीज के गैसेस कैसे रिएक्ट करती हैं, वॉल्यूम के टर्म में रिएक्ट करती हैं, और जो वॉल्यूम के टर्म में रिएक्शन होती है उस टाइम रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम और प्रोडक्ट की वॉल्यूम की रेशो आपस में सिंपल होती है। जैसे यहां हमने देखा था A इज टू B इज टू C, A इज टू B रिएक्टेंट्स हैं और यहां इज टू C जो है ये प्रोडक्ट है, और ओवरऑल सब की रेशो 2 इज टू 1 इज टू 2 है जो सिंपल रेशो है, यही बोलता है ला। अब देखो यहां भी वही चीज होगी, यहां हमने हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को रिएक्ट कराया तो HCl गैस बन गई, ठीक। तो आप यहां लिखोगे कि ऐसे करके लिखो, the ratio between the volume of the ratio between the volumes of the reactants and product is, क्या रेशो बनेगी यहां, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वॉल्यूम की रेशो क्या बनेगी। देखो यहां 1 वॉल्यूम में इज 1 इज 2, यहां भी 1 वॉल्यूम में 1 इज 2, ये दोनों 1 इज टू 1 किसकी रेशो है, 1 इज टू 1 रिएक्टेंट की रेशो है, रिएक्टेंट की वॉल्यूम की रेशो है, और इज टू 2 करेंगे तो 2 किसकी रेशो है, 2 किसकी रेशो है, ये प्रोडक्ट की वॉल्यूम की रेशो 2 है। तो हमने लिख दिया था रेशो बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट की वॉल्यूम के बीच में रेशो, प्रोडक्ट की वॉल्यूम की रेशो जो है वो हमने लिख दी, वो हमारी यहां ये आई, ठीक है। विच इज अ सिंपल रेशो, ठीक है, सिंपल रेशो। अब देखो आपको मैंने पहले भी बताया था सिंपल रेशियो कैसी होती है। अगर कहीं रेशियो ऐसी आई है ना, सपोज 11 इंटू ऐसी आ रही है, 11 इंटू 23 इंटू 32 ऐसी कहीं आ रही है जिसको हम सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो रेशियो सिंपल नहीं है। तो कुछ ऐसी रेशियोज होती हैं जो बिल्कुल सिंपल, जैसे 1:1:2, 1:2, 1:2:1, 1:3:2 ऐसे करके सिंपल नंबर्स में आती है, ऐसी रेशियो को सिंपल बोलते हैं, ठीक। तो जब हमने ये रिएक्शन ली पहली,
ठीक है, हमने ये किया कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये एग्जांपल लेके देखा, हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन किया, दोनों ही गैसेज हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम की रेशो कैसी आई, सिंपल। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन हो रही है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या फिर गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को फॉलो करती है। ठीक है, ये रिएक्शन तो आप यहां लिख सकते हो, हेंस इट इलुस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या फिर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, हेंस इट इलुस्ट्रेट, इलुस्ट्रेट मतलब एक्सप्लेन कर रही है, ठीक, द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं किया हमने, हमने सिर्फ ये देखा, हमने एक एग्जांपल लेके देखा कि हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन किया, ठीक, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन किया, यहां से जो प्रोडक्ट बना इसमें हमने वॉल्यूम की रेशो चेक कर दी। हमने पहली चीज यहां अप्लाई कर दी कि ये जो गैसेज हैं ये किस टर्म में रिएक्ट कर रही है, वॉल्यूम के टर्म में। तो वॉल्यूम किसको बोल दिया, जो यहाँ जो ये चीज लिखी हुई है, ये जो नंबर है, इन्हीं को हमने 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम बोल दिया। ठीक, अब यहां से हमें दिख रहा है ऊपर से कि यहाँ रेशो क्या है, 1:1:2 रेशो है, जो सिंपल रेशो है, तो वही कहता है ये ला। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर देखो, फिर आपको समझ में आएगा। तो यहां मैं लिख लेता हूं कि दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, ये एग्जांपल देखो, फिर आपको स्टेटमेंट समझाता हूं मैं। यहां इस एग्जांपल में आप ये देखो, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन कराएंगे तो आपको पता है हाइड्रोजन क्या होता है, H2 गैस होती है, ठीक, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। और यहां से आपको पता है क्या बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कराएं, दोनों गैसेज हों, तो यहां से बनता है H2O। होता तो ये वाटर है, लेकिन ये दोनों गैसेज हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि वाटर भी यहाँ गैस फॉर्म में बनता है। इसको पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो आपको पता ही है 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगाएंगे। अब 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 2 लगा देंगे, तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब आप चेक करोगे यहाँ वॉल्यूम की रेशो, ठीक, देखो यहाँ नंबर 2 है ना, तो इसकी 2 वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है। यहाँ नंबर 1 है तो इसकी 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है। देखो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 2 है तो इसकी 2 वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है। ठीक, अब आपको यहां लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि गैसेस जब कंबाइन करती हैं, जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो किस बेस पे करती हैं, वॉल्यूम के बेस पे, या ऐसा बोलो किन टर्म्स में, किस टर्म में करती हैं, वॉल्यूम की टर्म्स में करती हैं। तो हमने वॉल्यूम लिख दिया। और जो वॉल्यूम होती है रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट की, उसकी रेशो सिंपल होती है, तो वो आप खुद देख लो, 2:1:2 रेशो यहाँ आ रही है। 2:1 रेशो रिएक्टेंट की और 2:1:2 रेशो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की। ठीक, तो रेशियो सिंपल आ रही है, तो आप यहां भी लिख सकते हो रेशियो बिटवीन, यहां भी वैसा ही लिख लो, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स इज 2:1:2 विच इज अ सिंपल रेशियो, विच इज अ सिंपल रेशियो, सिंपल रेशो। ठीक, ये आ गया। आगे लिख सकते हो, हेंस इट इलुस्ट्रेट्स, मतलब ये जो एग्जांपल है ये एक्सप्लेन कर रही है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को। ठीक है, इतना ही है लॉ, और कुछ नहीं है। तो आप एक बार दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लो। क्या चीज सेट करोगे, 2 चीजें इस लॉ के अकॉर्डिंग। अभी हम स्टेटमेंट समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, किसी भी चीज में टेंशन नहीं लेनी है, हम एक एक वर्ड करके समझेंगे। देखो, जब क्या कहता है लॉ, एक बार फिर से देखो, लॉ क्या कहता है कि जब गैसेस रिएक्शन करती हैं, ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ये लॉ गैसेस के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक, जब गैसेस रिएक्शन करती हैं तो वॉल्यूम की टर्म्स में करती हैं। ठीक, और दूसरी चीज क्या बोलता है कि वॉल्यूम जो होती है रिएक्टेंट की, आपस में रिएक्टेंट इनटू रिएक्टेंट की वॉल्यूम की रेशो जो होती है वो सिंपल होती है। और अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस है, तो रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट की ओवरऑल सारी वॉल्यूम की रेशो जो होती है वो सिंपल रेशो होती है। ठीक, यही बोलता है। अब एक कंडीशन इसकी होती है लॉ की, कि जब हम इस लॉ को कहीं अप्लाई करें तो उस टाइम सारी गैसेस की जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे चेक करनी है। ठीक है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे चेक करनी है। कैसे, सपोज अगर हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन के दौरान जब हम हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, वाटर लेंगे, इस टोटल ओवरऑल रिएक्शन के दौरान जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो प्रेशर 1 atm में
सपोज 1 atm प्रेशर है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो पूरी रिएक्शन के दौरान ये टेम्परेचर सेम होना चाहिए। आप ऐसा भी बोल सकते हो हर एक गैस जो है वो सेम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठीक। ऐसा ना हो इस गैस का टेम्परेचर 30 डिग्री हो, इसका 35 हो, इसका 40 हो, तो तब आप रिएक्शन करोगे तब ये कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, तब ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये जब हम ये लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम की स्टडी जब हम करते हैं, जब हम गैसेस को कंबाइन करते हैं, तो उस टाइम ये काम मतलब ये सिंपल रेशो तब ही आएगी जब हमारा ओवरऑल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा, ठीक। अब हम समझते हैं इसकी स्टेटमेंट। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, क्या कहता है लॉ, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं, ठीक है। रिएक्ट टुगेदर का मतलब हो गया आपस में रिएक्ट करती हैं, जैसे हमने देखा था ए और बी आपस में रिएक्ट कर गई। ये रिएक्ट करने का मतलब आप बोल दो, रिएक्ट करना मतलब जुड़ जाना, जब गैसेस आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहां देखो ये H2 प्लस Cl2 आपस में रिएक्शन कर गई तो HCl बना दिया, जुड़ गई ना दोनों, HCl जुड़ के HCl बना दिया। तो वही है व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, मतलब जब गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स, वो हमेशा वॉल्यूम की टर्म्स में रिएक्शन करती हैं। देखो वही मैंने आपको बताया, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स, वो हमेशा वॉल्यूम के टर्म्स में रिएक्शन करती हैं, ठीक। अब देखो ये लाइन, इतना आप पढ़ोगे पहले लिख के, देखो जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखोगे, फिर उसको पढ़ोगे, दिमाग में बिठाने की कोशिश करोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो टेलीग्राम पे मेरे से पूछोगे, तब जाके आपकी केमिस्ट्री अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपकी केमिस्ट्री कभी भी अच्छी नहीं होगी, कि ये पहला एक ऐसा चैप्टर है, ठीक, जो आपको अगर समझ में आ गया तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी होने के चांसेस बहुत हैं, ठीक। इस चैप्टर में आपको किसी लाइन में कोई भी डाउट आता है तो वो क्लियर करके चलना है, ठीक। हो सकता है मैं पढ़ाऊं, आपको कोई डाउट हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, तो वहां आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां आपको एक एक वर्ड करके मैं समझा रहा हूं। व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, मतलब जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स, वो हमेशा वॉल्यूम के टर्म्स में रिएक्शन करती हैं, जो हमने यहां एग्जांपल्स में देखा। अब देखो विच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन एनदर, मतलब जो वॉल्यूम के टर्म में रिएक्शन करती हैं वो वॉल्यूम आपस में सिंपल रेशियो में होती हैं। देखो विच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन एनदर, जैसे हमने यहां देखा था ये गैसेस दोनों रिएक्ट कर रही हैं तो वॉल्यूम के टर्म में कर रही हैं, तो वॉल्यूम की रेशियो आपस में सिंपल होगी, वही लिखा है विच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन एनदर, मतलब जो दो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी दोनों की वॉल्यूम की रेशियो सिंपल होगी। जैसे यहां देखो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रही हैं, इन दोनों की वॉल्यूम की रेशियो 1:1 है, ठीक। अब देखो n to the वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ दीज आर आल्सो गैसेस, यहां तक पढ़ो, यहां से लेके देखो पहले आप तो यहां से पढ़ो, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। देखो व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स, वो हमेशा वॉल्यूम में रिएक्शन करती हैं, वॉल्यूम की टर्म्स में करती हैं। और वो जो वॉल्यूम्स होती हैं उन्हीं के बारे में बात की गई है कि विच बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, यहां तक पढ़ो, विच बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब जो गैसेस हैं वो आपस में जो वॉल्यूम की रेशो होती है उनमें भी सिंपल रेशो होती है और प्रोडक्ट की वॉल्यूम के साथ भी इनकी सिंपल रेशो होती है। जैसे देखो यहाँ 1:1 आपस में इनकी रेशो है और प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट की वॉल्यूम की रेशो के साथ भी इन सब की सिंपल रेशो है। तो वही यहाँ लिखा है विच बेयर अ सिंपल रेशो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ दीज आर आल्सो गैसेस। इसका मतलब है कि अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस है तो फिर देखो यहां बात यही है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस है तो फिर रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट की सब टोटल ओवरऑल रेशो जो होगी वो सिंपल होगी, ठीक है। तो यही मतलब है इसका, देखो विच बेयर अ सिंपल रेशो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब जो गैसेस रिएक्शन करती हैं आपस में सिंपल रेशो में करती हैं और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के साथ भी सिंपल रेशो में ही रिएक्शन होती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के साथ भी वॉल्यूम रेशो सिंपल होती है अगर प्रोडक्ट गैसेस हैं तो, इफ दीज आर आल्सो गैसेस, ठीक है। एक बार पढ़ना समझ में आएगा, अगर वॉल्यूम्स मतलब अगर ये जो प्रोडक्ट बना ये भी गैस है तो फिर रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट की ओवरऑल रेशो जो होगी सिंपल होगी। अब आगे ये जो लाइन लिखी है ये वही लिखा है प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम्स शुड बी डन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में होना क्या चाहिए, प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम्स, मतलब सारी की सारी जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं वॉल्यूम में कि यहाँ 2 वॉल्यूम है, यहाँ 1 वॉल्यूम है, यहाँ कितनी है ना, सारी की सारी मेजरमेंट कैसे होनी चाहिए सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होना चाहिए ओवरऑल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। मतलब जब हम ऐसी कोई रिएक्शन कराएं तो उस टाइम पूरी रिएक्शन के दौरान जो है टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए,
ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने एग्जाम्पल से समझा, हमने ये डेफिनेशन भी समझ ली। ठीक है, अभी तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं हमेशा वॉल्यूम की टर्म में रिएक्ट करती हैं। ठीक, और आपस में जो दो गैसेस रिएक्शन कर रही हैं उनमें आपस में वॉल्यूम की रेशियो क्या होती है, सिंपल होती है। ठीक, और अगर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी अगर गैस है तो रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट की ओवरऑल रेशियो जो होती है वो भी कैसी होगी, सिंपल होगी। ठीक है, और प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स, होना क्या चाहिए ऐसी रिएक्शन में, सारी की सारी मेजरमेंट्स कैसे होनी चाहिए, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे, मतलब पूरी की पूरी रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी गैस का टेम्परेचर कोई और है किसी का कोई और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल सारे पूरी रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर एक जैसा होना चाहिए। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा। अब आप एक और मुझे करके दिखाओ, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। यहां इसको हम यहां ही लिख देते हैं। ठीक, यहां लिख देता हूं मैं, एक और एग्जांपल है कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहां थर्ड एग्जांपल आप लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये इसको आप खुद करके दिखाओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कॉम्बिनेशन। तो देखो इसको हम यहां लिख देते हैं, नाइट्रोजन N2 होता है प्लस हाइड्रोजन H2 होता है। ये दोनों कंबाइन करके बनाते हैं एक और गैस जिसको हम बोलते हैं NH3। ये भी गैस होती है। ये हाइड्रोजन तो आपको पता है ही गैस, नाइट्रोजन भी तो आपको पता है ही गैस। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिक्स होके क्या बनाती है, NH3 बनाती है। NH3 होता है अमोनिया, ये अमोनिया होता है, इसको बोलते हैं अमोनिया। ये भी एक गैस होती है। ठीक है, ये भी एक गैस होती है अमोनिया। अब देखो पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे। तो आपको पता है इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहां अगर मैं 2 लगा दूं, ठीक है, तो यहां मैं 3 लगा दूं। अब चेक करो, बैलेंसिंग तो आपको आती ही है। ठीक है, N2 प्लस 3H2 2 ये बन गया। अब देखो 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर, 3 टू द 6। एक बार मैं फिर लिख देता हूं इसको यहां कि N2 प्लस 3H2 ये सारी ही गैसेज हैं, ये भी गैस है। ठीक, तो यहां भी मैं लिख देता हूं कि N2 भी हमारे पास गैस है। ठीक, यहां से बन रहा है NH3, ये भी हमारे पास गैस बन रही है, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, अब आप चेक करो कि क्या यहां गैसेज रिएक्ट कर रही हैं। पहली चीज तो यस, सारी की सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, तीनों ही गैसेज हैं। अब देखो इसकी कितनी वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है, तो नाइट्रोजन के पीछे यहां कुछ नहीं है। ठीक, तो यहां 1 लगा दो, 1 वॉल्यूम इसकी रिएक्ट कर रही है। इसकी कितनी वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है, यहां 3 है तो यहां 3 वॉल्यूम लिख दो। इसकी कितनी वॉल्यूम बन रही है, 2 वॉल्यूम। देखो 2 है तो 2 वॉल्यूम बोल दिया। अब आप ये बोलो क्या यहां गैसेज रिएक्ट कर रही हैं, तो यस गैसेज रिएक्ट कर रही हैं। आपस में किस रेशो में रिएक्ट कर रही है, 1:3 में, 1:3 में। ठीक है, 1:3 रेशो, वॉल्यूम की रेशो कितनी है, 1:3 है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी क्या है, वो भी गैस है, तो प्रोडक्ट के साथ भी इसकी रेशो क्या होगी, 1:3:2। और आपको पता है 1:3:2 क्या है, एक सिंपल रेशो है। रेशो ये होता है हमारा गेल-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक, और कुछ नहीं है, बस इतना ही इसमें होता है, बाकी कुछ खास चीज इसमें नहीं होती। ठीक है, तो आपके जो मेन लॉ हैं, हमारे जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 4-5 लॉज जो मेन होते हैं ना, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, वो सारे कवर हो चुके हैं, वो 5 होते हैं मेन। ठीक, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा क्लियर तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप ये मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आप तरीका बदल दो पढ़ाने का। ठीक है, क्योंकि पढ़ाना तो मेरा पैशन है, वो तो मैंने पढ़ाना ही है। अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा तो वो मुझे बता सकता है कि कुछ और तरीके से करो ताकि हमें समझ में आए। ठीक, तो इतना आप अपने दिमाग में बिठाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो। ठीक है, तो अपने आप को बोलो कि हमें करना है। देखो आपने अगर साइंस चूज कर लिया है तो वो आपने अपनी पसंद से ही चूज किया है ना, आपको पता होगा कि आपने क्या सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, कोई लोग आर्ट्स चूज करते हैं, कोई साइंस चूज करते हैं, तो आपने अपनी पसंद से किया है। तो अगर आपने साइंस कर लिया है, मेडिकल चूज कर लिया है, तो उसमें केमिस्ट्री होगी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप
10th पास किया 11th में फेल होके घर बैठ जाओगे, ऐसा नहीं करोगे ना। आपको आगे पढ़ना ही है, तो आपको 11th भी पढ़नी है, 12th भी पढ़नी है, आगे भी पढ़ना है। तो इसलिए मतलब अपने आप को अंदर से मोटिवेटेड रखना है, बाहर से कोई वो नहीं कि कोई दूसरा आके बोले पढ़ लो वो हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। खुद अंदर से अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा ना, ठीक है। क्योंकि साइंस आपने रख ली है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ मुश्किल नहीं होता है। मैं हूँ आपके लिए, आपके साथ हूँ, केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी जाएगी, ठीक। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे वाला लॉ देखते हैं, ठीक। देखो इसमें कुछ चीज तो है ही नहीं समझने के लिए, बिल्कुल नॉर्मल है। गैसेस रिएक्शन करती हैं, वॉल्यूम के टर्म में करती हैं, वॉल्यूम की रेशो सिंपल होती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे, जैसे जैसे मैंने कॉमा डाला है वैसे वैसे करके पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हटा दें इसको, ये लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लॉ के ऊपर चलते हैं, ठीक। करते हैं साफ इसको, फिर आगे चलते हैं। तो अभी आप अपनी नोटबुक के ऊपर नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ये वाली, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ। तो पहले जो 2 साल, इससे 1 साल पहले जो टेक्स्ट बुक आती थी उसमें जो है बहुत सारे चैप्टर्स होते थे 11th क्लास में। अभी तो एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जहां बहुत सारे चैप्टर होते थे वहां एक स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर होता था पहले, वहां इस एवोगैड्रोस लॉ को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। लेकिन अभी आपके सिलेबस में वो नहीं है, वो खत्म हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर। तो ये एवोगैड्रोस लॉ यहाँ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो आप ये देखो, ये एवोगैड्रोस लॉ क्या है, ठीक है। तो देखो हमने अभी जो लॉ पढ़ा ना, उसी लॉ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया था एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। और आपको पता है साइंटिस्ट का नाम जो है इज्जत से लेना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट बनना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो इन जनाब ने, एवोगैड्रोस जनाब ने दिया था हमारा एक लॉ जिसको बोला था एवोगैड्रोस लॉ। और ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, एवोगैड्रोस लॉ जो है ये एक्चुअल में जो गे-लुसाक लॉ है ना, गे-लुसाक लॉ, उसी को और एक्सप्लेन करता है ये लॉ, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सपोज हमने अभी अभी देखा कि जैसे H2 गैस प्लस Cl2 गैस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, HCl गैस, ठीक। यहां 2 लगा दो, तो आपको पता है यहां 1 वॉल्यूम है, यहां 2 नहीं है, 1 वॉल्यूम है, इधर भी 1 है ना, ठीक है। यहां 1 वॉल्यूम है और यहां 2 वॉल्यूम है, ये आपको अभी मैंने समझाया। तो मैंने आपको बताया कि जब गैसेस रिएक्शन करती हैं तो उनकी वॉल्यूम की रेशो जो होती है 1:1:2 होती है इस केस में, ठीक है, जो एक सिंपल रेशो है, ठीक। तो एवोगैड्रोस ने इसी चीज को एक्सप्लेन किया था। देखो अब हमें ये तो यहां से समझ में नहीं आ रहा ना कि गैसेस की वॉल्यूम की रेशो तो सिंपल है, मैं सेम बोल रहा हूं, सेम नहीं सिंपल। हमने यहां गे-लुसाक लॉ से क्या सीखा कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं उनकी वॉल्यूम की रेशो कैसी होती है, सिंपल होती है, ठीक है। वॉल्यूम की रेशो सिंपल होती है, लेकिन ये नहीं बताया, गे-लुसाक ने ये नहीं बताया कि ये वॉल्यूम की रेशो सिंपल क्यों होती है, डिफरेंट क्यों नहीं होती, सिंपल क्यों होती है। इसी चीज को एक्सप्लेन किया था, इसी चीज को। अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में वॉल्यूम की रेशो सिंपल है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता कि वॉल्यूम की रेशो सिंपल होती क्यों है। इसी चीज को एक्सप्लेन किया था किसने, एमिडियो एवोगैड्रो ने, ठीक है। एवोगैड्रो ने एक्सप्लेन किया था और आपने एक लॉ दिया था, ठीक है, उस लॉ को बोला था एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि ये जो एवोगैड्रो लॉ है ना, ये कुछ नहीं करता है, ये इसी लॉ को ही एक्सप्लेन करता है कि वॉल्यूम की रेशो सिंपल तो है लेकिन क्यों सिंपल है, ठीक। तो इसी चीज को किसने एक्सप्लेन किया था, एवोगैड्रो ने, और अपना एक लॉ दिया था जिस लॉ को बोला था एवोगैड्रोस लॉ, ठीक। और उस टाइम हुआ क्या था, जब एवोगैड्रोस लॉ दिया गया था उस टाइम कुछ साइंटिस्ट ने एवोगैड्रो लॉ को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, लेकिन कुछ 50 साल बाद फिर से किसी साइंटिस्ट ने एवोगैड्रो का नाम लिया था, ठीक है। ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, आपको वो भी मैं बताऊंगा। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ कुछ थ्योरी लिखोगे, समझ तो आपको आ ही गया। थ्योरी क्या लिखोगे, एवोगैड्रो लॉ जो है, यहाँ आप पहला पॉइंट लिख लो, द गे-लुसाक law, गे-लुसाक law was explained properly, was explained properly by the work of Avogadro, by the work of Avogadro,
ठीक है, एवोगैड्रो इन 1811, इन 1811 में गे-लुसेक लॉ जो 1808 में आया था उसको और अच्छे से किसने एक्सप्लेन किया था? एवोगैड्रो ने। ठीक है, तो वही यहां मैंने लिखा है, आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती होगी। गे-लुसेक लॉ वाज एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली बाय द वर्क ऑफ, प्रॉपरली एक्सप्लेन किसने किया था? एवोगैड्रो ने। ठीक है, अब देखो ये एवोगैड्रो लॉ है क्या, तो यहां आप लिखोगे एवोगैड्रोज लॉ। ठीक, आप लिखो ये है क्या। देखो यहां मैं लिख देता हूं ये कहता क्या है, तो यहां इन 1811, ठीक है, 1811 में ये लॉ आया था, तो यहां मैं लिख देता हूं एवोगैड्रो प्रोपोज्ड दैट, मतलब इन्होंने क्या फरमाया था, क्या बोला था, क्या स्टेटमेंट दी थी, तो वही चीज है यहां। क्या बोला था इन्होंने? प्रोपोज्ड दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, ऑल गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपने लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। यहां से ये इसकी स्टेटमेंट है लॉ की, इतना ही होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में आ गया तो आएगा ऐसे, स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगैड्रोज लॉ, तो आप ये इसकी ये लिख लोगे, पहले ये लिख लोगे कि कैसे किस चीज के लिए दिया गया था, फिर इसकी स्टेटमेंट ये लिखोगे, साथ में एक एग्जांपल दे दोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो लिख लो आप इसको। देखो अगर आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे ना, जैसे कोई प्रदीप की बुक या कोई और रेफरेंस बुक जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उसके ऊपर एवोगैड्रोज लॉ से पहले भी कुछ और भी बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, जैसे उधर लिखा होगा बेrzelius हाइपोथेसिस, ये वो, उतनी आपको टेंशन नहीं लेनी है अभी। ठीक है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में आपको यही दिया हुआ है, आपको कुछ ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप वो अभी पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक, तो हमें ऐसा नहीं करना कि चीजों को कम्प्लेक्स कर देना है, कुछ समझ ही ना आए, ऐसा नहीं करना, हमें चीजों को सिंपल करके चलना है। ठीक, तो सिंपल करने की कोशिश मैं कर रहा हूं, आप अभी कोई बुक नहीं पढ़ोगे। ठीक है, जो मैं करा रहा हूं वो आप करोगे, एक दो चैप्टर जब हम करेंगे ना तो आपको केमिस्ट्री समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, उस टाइम आप बुक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक, तो अभी मुझे पता है कि आप अभी 10th से 11th आए हो। ठीक है, तो आपको अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बेस बनाना पड़ेगा, चीजों को मुश्किल नहीं करना, आसान करके चलना पड़ेगा। ठीक, तभी ही आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो यहां देखो एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो देखो जो यहां लिखा हुआ है इसको आप बड़ी ही आसानी से समझोगे अगर आपने ये समझ लिया। वो चीज क्या है, ये लॉ ये बोलता है कि अगर हम गैसेस, बहुत सारी गैसेस ले लें, सपोज हमने हाइड्रोजन गैस ले ली, हमने ऑक्सीजन गैस ले ली, हमने नाइट्रोजन गैस ले ली, हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली, या फिर हमने क्लोरीन गैस ले ली, बहुत सारी गैसेस अगर हम ले लें, और अगर सारी की सारी गैसेस जो हमने ली हैं, अगर इनकी वॉल्यूम हम बराबर रखें, सपोज ये भी, इसकी वॉल्यूम हम 1 लीटर लेते हैं, इसकी भी 1 लीटर लेते हैं, इसकी भी 1 लीटर, इसकी भी 1 लीटर, इसकी भी 1 लीटर। ठीक है, हमने सारी की सारी गैसेस ली, और अगर हम सारी गैसेस की वॉल्यूम बराबर रखें, ठीक है, और सारी की सारी जो गैसेस हैं, सारी की सारी गैसेस का टेम्परेचर भी हम बराबर रखें, मतलब सारी ही गैसेस जो हैं उनको हम टेम्परेचर T पे रख दें और प्रेशर P पे रख दें। सपोज टेम्परेचर T आप ऐसा भी बोल सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख दिया, 1 ATM प्रेशर पे रख दिया सारी गैसेस को, सपोज। ठीक है, तो ये लॉ बोलता है कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम्स लेंगे सारी गैसेस की, जो मर्जी गैस हो, चाहे जो भी गैस हो, ठीक है, अगर हम सारी की सारी गैसेस या जो भी गैस, किसी भी गैस की इक्वल वॉल्यूम अगर हम लें एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर सारी गैसेस हम लें, उनकी इक्वल वॉल्यूम लें, तो हर एक गैस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बोलता है एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, तो कैसे, देखो जैसे हमने यहां हाइड्रोजन ली
तो 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, हमने बहुत सारी गैसेज ले ली, सारी गैसेज का टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा हमने। अब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज, सारी ही गैसेज की जो इक्वल वॉल्यूम्स होती है, इक्वल वॉल्यूम अगर हम लें तो उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये कौन कहता है? ये ला। सपोज अगर मैं मानूं इस हाइड्रोजन गैस के 1 लीटर में, सपोज सिर्फ समझने के लिए अगर मैं मानूं कि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, तो ये भी 1 लीटर है, इसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 मॉलिक्यूल्स। ये भी 1 लीटर है, इसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 मॉलिक्यूल्स। ये भी 1 लीटर है, इसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 मॉलिक्यूल्स। ये भी 1 लीटर है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 मॉलिक्यूल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा ये लॉ क्या कहता है, ठीक है। पहले ये समझो कि ये लॉ कहता क्या है, फिर हम इस लॉ को यूज करेंगे गेल-लुसाक लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बोल देता हूं मैं कि अगर हम क्या करें, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे सारी गैसेज ले लें और अगर सारी की सारी गैसेज की वॉल्यूम को सेम कर दें तो सारी गैसेज में जो मॉलिक्यूल होंगे वो सेम होंगे, ठीक। देखो यहां से अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यही बोल रहा है, एवोगैड्रो प्रपोज्ड दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सारी की सारी गैसेज की अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले लें एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उनमें क्या होता है? कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये लॉ जो होता है, इस लॉ को बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एक बार फिर पढ़ो, अच्छा आप पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा है? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि अगर हम बहुत सारी गैसेज हैं, सारी गैसेज की अगर हम इक्वल वॉल्यूम लें तो सारी गैसेज में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी बराबर बराबर होंगे, ठीक। और मॉलिक्यूल और एटम तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो यहां जो गैसेज हमने ली हैं, आप इतना समझ लो कि अगर हम सपोज सिंगल रखते हैं ना, सिंगल पार्टिकल, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट सिंगल पार्टिकल हम रखते हैं तो उसको एटम बोलते हैं। अगर कहीं 2 पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, ऐसे सबसे स्मॉलेस्ट 2 पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। अगर कहीं स्मॉलेस्ट सिंगल पार्टिकल है, इसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। इतना आपको मैंने पहले भी बताया है, ठीक। और ये जो गैसेज आपको दिख रही हैं, हर किसी गैस में देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2, मतलब यहाँ 3 एटम जुड़े हुए हैं, यहाँ 2 जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हर किसी में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर सिंगल पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट सिंगल पार्टिकल है तो उसको एटम बोलेंगे, और अगर वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल 2 जुड़े हुए हैं या 2 से ज्यादा भी जुड़े हुए हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक। मतलब ये एक्चुअल में ये जो फार्मूलाज हैं ये मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब देखो ना, जैसे इसको हाइड्रोजन को आप देखोगे आपको लगेगा ये एक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। हमने तो सिर्फ ऊपर से देखा है कि हम एक फार्मूला से, जैसे हम बोलते हैं ना ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहां से आपको ये पता चलता है कि ये गैस जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। आपको मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बताया था एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है, कि कैसे कोई मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो इतना अभी जरूरी नहीं है। तो आपको पहले क्या समझना है? आपको ये समझना है कि एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है। तो क्या बोलता है कि अगर हम सारी गैसेज की इक्वल वॉल्यूम ले लें, ठीक है, मतलब हमने हाइड्रोजन 1 लीटर ले लिया, ऑक्सीजन 1 लीटर, नाइट्रोजन 1 लीटर, सबकी वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम होता है कि जगह कितनी घेर रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी गैसेज हमने 1 लीटर ले ली तो सारी गैसेज में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बराबर होंगे। ये कौन कहता है? ये कहता है एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। अब ये देखो, अब देखो एक रिलेशन ऐसा भी होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम जो होती है इज इक्वल टू गैस के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। ये भी आप याद रखोगे। देखो अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है कोई गैस कितनी जगह घेरती है। तो कोई गैस कितनी जगह घेरेगी वो डिपेंड करेगा उस गैस में मॉलिक्यूल्स कितने हैं। सपोज देखो कोई गैस है वो इतनी जगह घेरती है, तो हम बोलेंगे इतनी जगह अगर वो घेरती है, देखो यहां वो कंसेप्ट नहीं लगाना आपने, यहां वो कंसेप्ट नहीं लगाना कि गैस जो है वो तो थोड़ी सी गैस होगी तो पूरे का पूरा कंटेनर ही घेर लेगी। गैस जो है वो क्या करती है, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, वो थोड़ी सी गैस भी पूरे कंटेनर को ही घेर लेती है। वो मैंने आपको बताया था, वो कंसेप्ट यहां नहीं लगाना। आप बस इतना यहां एक चीज समझ लो कि जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उतनी ही वॉल्यूम ज्यादा होती है, ठीक। जितने मॉलिक्यूल होते हैं उतनी ही वॉल्यूम होती है, ये मान लो, ठीक। तो इसको हम डायरेक्ट रिलेशन में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब जितने गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे
उतनी ही गैस की वॉल्यूम बढ़ेगी। ये तो बात ट्रू है। देखो, अगर इतने मॉलिक्यूल होंगे तो वॉल्यूम इतनी होगी, अगर इतने मॉलिक्यूल यहाँ तक बढ़ जाएंगे मॉलिक्यूल तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे गैस के तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी गैस की, ऐसे बढ़ती रहती है। ठीक, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे आप बोलोगे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे गैस की वॉल्यूम डिपेंड करती है। जितने गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतनी ही गैस की वॉल्यूम ज़्यादा होगी। आप खुद ही सोच लो, जैसे मैं बोलूँ 1 लीटर गैस में अगर 10 मॉलिक्यूल है, ठीक, तो 2 लीटर गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 लीटर गैस में तो 10 मॉलिक्यूल से ज़्यादा ही होंगे ना। देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तभी तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जितनी वॉल्यूम, मतलब ऐसा बोल दो कि वॉल्यूम जो होती है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। गैस के जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा उतनी वॉल्यूम ज़्यादा होती है। ठीक, ये आपने समझ लेना है, ये 2 चीज़ें। और एटम और मॉलिक्यूल का आपको पता है, ये भी आपको समझ में आ गया कि ये लॉ जो है ये क्या कहता है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, उसके ऊपर इस लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो लॉ है ये किसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है? ये गेल-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो हम एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? हम वही गेल-लुसेक लॉ की एक एग्जाम्पल उठाएंगे, उसी के ऊपर इस लॉ को अप्लाई करके काम खत्म करने वाले। ठीक, तो यहां आप लिख सकते हो, इफ वी कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन, यहां लिख सकते हो एग्जाम्पल में, इफ वी कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2। अगर हम H2 और Cl2 में रिएक्शन की बात करें, ठीक है, H2 और Cl2 में अगर हम रिएक्शन की बात करें, ठीक, तो क्या होगा? ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कि जितने जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतनी ही वॉल्यूम होगी। ठीक, तो मॉलिक्यूल वॉल्यूम जो है वो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, ये याद रखना है। ठीक, और वो तो आपको पता ही है। अब देखो, अगर हम रिएक्शन कंसिडर करें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो वही रिएक्शन होगी। H2 गैस है प्लस Cl2 ये भी गैस है। यहां से बनता क्या है? HCl, हमने पहले बना के देखा 2, यहां से हम लिख देते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। अब आप यहां ये लिख सकते हो, एवोगैड्रोस लॉ को हम अप्लाई करेंगे, उससे पहले हम गेल-लुसेक लॉ को अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। देखो, यहां आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गेल-लुसेक लॉ। गेल-लुसेक लॉ ये क्या कहता है लॉ? इसके अकॉर्डिंग आप ऐसा बोल सकते हो कि इसकी 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है, इसकी भी 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है। ठीक है, इसकी कितनी वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है? 2 वॉल्यूम। ये गेल-लुसेक लॉ यही बोला था। गेल-लुसेक लॉ ने यही बोला था ना कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो सिंपल रेशो में रिएक्ट करती हैं, वॉल्यूम की टर्म्स में, मतलब जो उनकी वॉल्यूम की रेशो होती है वो सिंपल होती है। तो यहां रेशो आई हमारी 1:1:2, ये अकॉर्डिंग टू गेल-लुसेक लॉ। अब देखो, इसी रिएक्शन के ऊपर क्या मैं एवोगैड्रोस लॉ को अप्लाई कर सकता हूं? तो जरूर कर सकता हूं अप्लाई, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, हम यहां क्या करेंगे? हम सुपोज करके, हम देखो ऐसा अगर बोलें कि 1 वॉल्यूम है तो 1 लीटर है, या फिर जितना है, इसमें मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 1 लीटर गैस है तो 1 लीटर गैस में हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन हम सुपोज करेंगे, हम मान लेंगे कि इसमें 10 मॉलिक्यूल है या 20 मॉलिक्यूल है या 5 मॉलिक्यूल है, अपनी तरफ से मान लेंगे समझने के लिए। ठीक है, तो देखो, अगर हम इस रिएक्शन के ऊपर किस लॉ को अप्लाई करें? एवोगैड्रोस लॉ को अप्लाई करें, तो क्या होगा? यहां लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ ऐसे लिख सकते हो। ये क्या कहता है? ठीक, ये कहता है कि अगर हम गैसेस लें, उन सारी गैसेस की वॉल्यूम अगर बराबर हो, अगर देखो ये यही बोलता है ना कि अगर हम सारी गैसेस ले लें, उनकी वॉल्यूम बराबर ले लें, टेम्परेचर प्रेशर सेम ले लें, और उन सब गैसेस में सेम वॉल्यूम में सेम मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अगर मतलब 1 लीटर में अगर 10 मॉलिक्यूल है तो दूसरी गैस के 1 लीटर में भी 10 मॉलिक्यूल होंगे, तीसरी गैस के 1 लीटर में भी 10 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, ये कहता है कौन सा? एवोगैड्रोस लॉ। अब देखो, यहां हमारी 1 वॉल्यूम है, यहां भी हमारी 1 वॉल्यूम है। तो अगर हम मान लें कि यहां 1 वॉल्यूम में, सिर्फ मानने की बात है, अगर समझाने के लिए, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, अगर मैं मान लूं यहां 1 वॉल्यूम में 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और आपको पता है गेल-लुसेक लॉ में भी टेम्परेचर सेम होता है और प्रेशर सेम होता है। वो बात हमने वहां भी की थी कि टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, तो वो यहां भी चलेगा। अब देखो, अगर यहां 1 वॉल्यूम है किसी गैस की, ये हाइड्रोजन गैस की 1 वॉल्यूम है, यहां क्लोरीन गैस की 1 वॉल्यूम है, तो आपको पता है कि यहां टेम्परेचर प्रेशर सेम होता है। और इसकी 1 वॉल्यूम में अगर हम बोले कि 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसकी 1 वॉल्यूम में भी कितने होंगे? 3 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और आपको पता है यहां 2 वॉल्यूम बन रहा है, और 2 वॉल्यूम कैसे बन रहा है? यही गैसेस कंबाइन होकर 2 वॉल्यूम बन रहा है।
दो वॉल्यूम इसकी बन रही है। तो अगर यहाँ वन वॉल्यूम है, यहाँ वन वॉल्यूम है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो टू वॉल्यूम बन रहा है। तो इसी तरह अगर यहाँ वन वॉल्यूम में 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ वन वॉल्यूम में 3 मॉलिक्यूल है, तो कंबाइन होके कितना बनेगा? 3 मॉलिक्यूल 3 के साथ रिएक्ट करेंगे, 3 + 3 करके यहाँ कितना आएगा? 6 वॉल्यूम, 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, बोल सकते हैं ना ऐसा। देखो इसमें वन वॉल्यूम है, वन वॉल्यूम है, यहाँ 2 वॉल्यूम बन रहा है, इसको देख के समझ में आ रहा है 2 वॉल्यूम यहाँ बन रहा है। तो अगर वन वॉल्यूम में 3 है तो इसकी वन वॉल्यूम में भी 3 है, तो 2 वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? 3 + 3 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक, अब आप यहां से आप मॉलिक्यूल की रेशो चेक कर सकते हो। यहां आप लिखो मॉलिक्यूलर रेशियो। मॉलिक्यूलर रेशो क्या आएगी? मॉलिक्यूलर रेशो आएगी 3:3:6। ये आई 3:3:6। और अगर हम इस रेशो को सिंपल करें, मतलब इसको हम कैसे सिंपल कर सकते हैं? 3 के टेबल से डिवाइड कर दो इसको, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 6। तो आप यहां लिख सकते हो 1:1:2 आई। रेशो आई कितनी? 1:1:2। तो अभी आगे लिखोगे, देखो यहां हमारी जब हमने एवोगैड्रोस लॉ को अप्लाई किया उस टाइम रेशियो क्या आई हमारी? मॉलिक्यूल्स की रेशियो आई 1:1:2। अब देखो जो मॉलिक्यूल की रेशियो आई वही वॉल्यूम की भी रेशियो है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि हमें पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल से रेशियो आई वही वॉल्यूम की भी आई। तो आप ऐसा लिख सकते हो, मतलब यहां सिंस लिख लो, सिंस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हेंस वॉल्यूम की जो रेशियो आई, वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू 1:1:2। ठीक है, मतलब सिंपल रेशियो। अब आप यहां से कैसे समझोगे इस चीज को? ये तो मैंने आपको बता दिया। जब हमने एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई किया उस टाइम मॉलिक्यूल्स का हमने यूज किया, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ ने मॉलिक्यूल का ही जिक्र किया था। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डिफरेंट गैसेज हैं उनकी सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ओवरऑल यहां से ये पता चलता है कि इस वजह से जो है गैसेज जो है वो सेम, मतलब गैसेज जो है वो सिंपल रेशो में रिएक्ट करती हैं। किस वजह से? इस वजह से। क्या वजह है कि सेम वॉल्यूम में, मतलब गैसेज जो डिफरेंट गैसेज हैं उनकी सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी वजह से गैसेज 1:1:2 या फिर सिंपल रेशो में रिएक्ट करती हैं। ठीक है, ये एवोगैड्रो ने बोला था। अब आप ये सोचो, अगर मॉलिक्यूल्स अगर डिफरेंट, देखो अगर मतलब ये हमने एक गैस ली है, ये हमने एक गैस ली है, अगर दोनों की सेम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल डिफरेंट होते तो फिर ये रेशो कभी सेम ना आती। कैसे? सपोज अगर मॉलिक्यूल यहाँ 3 है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज अगर इसमें 4 होते तो फिर ये रेशो 3:4 हो जाती, फिर 1:1 ना आती। फिर रेशो कैसी आती? 3:4 हो जाती। फिर 4 और 3 करके यहाँ 7 हो जाता, तो 3:4:7 आ जाती रेशो। ठीक है, दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा। अगर देखो यहाँ ये देखो, मैंने आपको क्या समझाया कि एवोगैड्रो लॉ ने क्या एक्सप्लेन किया? एवोगैड्रो लॉ ने ये एक्सप्लेन किया कि सेम वॉल्यूम में सेम मॉलिक्यूल होते हैं, इसी वजह से यहां जो वॉल्यूम की रेशियो है वो सिंपल आती है। अगर सेम वॉल्यूम में सेम मॉलिक्यूल ना हो, सपोज मैं बोलूं इसमें अगर 3 मॉलिक्यूल है तो ये भी सेम वॉल्यूम में इसमें 3 थे, ये एवोगैड्रो ने बोला। लेकिन अगर इसमें 4 बोले हम, अगर बोले कि सेम वॉल्यूम में सेम मॉलिक्यूल नहीं है, तो फिर ये रेशो कभी भी सेम ना आती। ठीक है, कभी भी सिंपल ना आती। मैं सिंपल को सेम बोल रहा हूं बार बार, उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने क्या एक्सप्लेन किया था? एवोगैड्रो ने बोला था क्योंकि सेम वॉल्यूम किसी भी गैस की ले लो, उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी वजह से जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो उनकी जो वॉल्यूम की रेशियो आती है वो सिंपल आती है। ठीक, तो हम ऐसा करके समझ सकते हैं कि अगर सेम वॉल्यूम में सेम मॉलिक्यूल ना हो तो फिर कभी भी ये वॉल्यूम रेशियो जो है बराबर, मतलब वॉल्यूम रेशियो सिंपल ना आए। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं इसमें 3 मॉलिक्यूल से, अगर इसमें मैं 4 मॉलिक्यूल बोल दूं तो फिर हम ऐसा बोल सकते, देखो इसकी 1 वॉल्यूम, इसकी 1 वॉल्यूम, तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग इसमें भी 3 मॉलिक्यूल होने चाहिए, इसमें भी 3। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल सेम ना हो, सपोज इसमें 3 है, इसमें 4 है, ठीक है, तो यहां कितने बनेंगे? यहां 7 बनेंगे। तो अब रेशियो क्या बनेगी? 3:4:7 बनेगी। अब रेशियो 3:4:7 बनेगी, जो सिंपल रेशियो नहीं है। तो ये एवोगैड्रो लॉ ने बोला था कि ये जो 1 वॉल्यूम रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम बना रही हैं गैसेस, ठीक है, ये इसलिए बना रही है, इनमें रेशियो सिंपल इसीलिए है क्योंकि हर किसी गैस की जो 1 वॉल्यूम होती है, हर किसी गैस की जो सेम वॉल्यूम होती है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं।
ठीक। तो अगर अगर यहां हम सेम मॉलिक्यूल ना लें तो फिर वॉल्यूम की रेशो में भी फर्क आ जाएगा। अगर हम ऐसा बोलें कि ऐसा हो रहा है कि हमने वॉल्यूम सेम ली, लेकिन एक वॉल्यूम में 3 मॉलिक्यूल हैं, दूसरे गैस की वॉल्यूम में, दूसरे गैस की सेम वॉल्यूम में 4 मॉलिक्यूल हैं, तो फिर मॉलिक्यूलर रेशो 3:4:7 आएगी। और आपको पता है मॉलिक्यूल की रेशो जो है, मॉलिक्यूल उसी पे वॉल्यूम भी डिपेंड करती है। तो अगर मॉलिक्यूल की रेशो जो है वो अगर ये आएगी तो वॉल्यूम की रेशो भी फिर ये आएगी। तो ये रेशो तो सिंपल नहीं है। ठीक। तो ओवरऑल करके आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे एवोगैड्रो लॉ ने इस लॉ को एक्सप्लेन किया था। कैसे एक्सप्लेन किया था? गै-लुसाक लॉ ने तो सिर्फ यही बोल दिया था कि जो हमारे जब हम गैसेस को रिएक्ट कराते हैं तो वो कैसे रिएक्शन होती है, सिंपल होल नंबर रेशो में रिएक्ट करती हैं गैसेस। लेकिन बाद में एवोगैड्रो लॉ ने आके ये एक्सप्लेन किया कि ये सिंपल रेशो में इसीलिए आ रही है क्योंकि हर किसी गैस की जो सेम वॉल्यूम होती है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे तो मॉलिक्यूलर रेशो जो आएगी वो भी उतनी ही आएगी जितनी वॉल्यूम की रेशो आएगी। ठीक। अगर यहाँ मॉलिक्यूल अलग हो जाएं तो फिर ये रेशो कभी भी सिंपल ना होती। ठीक। ऐसे करके आप बोल सकते हो, ऐसे इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और एग्जाम्पल लेके भी हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस लॉ की ज़्यादा डिटेल आप स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ोगे। आगे वाली कहीं क्लासेस में अगर आएगा तो वहाँ गैसियस स्टेट चैप्टर आएगा। ठीक है, वहाँ गैसियस स्टेट में आप ये लॉ बहुत अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ यहाँ से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। ठीक। तो एक बार मैं आपको ये रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक। तो देखो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है, जल्दी जल्दी बोलो क्या कहता है ये बोलता है कि अगर हम डिफरेंट गैसेस ले लें, उन सब गैसेस की वॉल्यूम सेम ले लें। ठीक है, अगर सारी ही गैसेस हम 1 लीटर ले लें या 2 लीटर ले लें सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक, तो उस टाइम सारी ही गैसेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक। अगर सपोज हम माने कि इसमें 10 मॉलिक्यूल हैं तो इस दूसरी गैस की 1 लीटर में भी 10 ही मॉलिक्यूल होंगे, तीसरी गैस की 1 लीटर में भी 10 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक। या फिर अगर इसमें 20 मान लें तो इसमें भी 20, इसमें भी 20, हर किसी में 20-20 होंगे। ठीक है, तो इसको हमने अप्लाई किया इस रिएक्शन के ऊपर। हमने देखा कि गै-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है 1 वॉल्यूम के साथ और 2 वॉल्यूम बन रही है। तो यहाँ वॉल्यूम की जो रेशियो है वो 1:1:2 है। ठीक। तो जब हमने इसके ऊपर एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई किया उस टाइम हमने देखा कि अगर इसकी 1 वॉल्यूम में 3 मॉलिक्यूल है, इसकी 1 वॉल्यूम में भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो 2 वॉल्यूम में कितने होंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 वॉल्यूम में 6 हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम वॉल्यूम की रेशो चेक करें तो 1:1:2 है। अगर हम मॉलिक्यूल्स की रेशो चेक करें तो 3:3:6 है, मतलब मॉलिक्यूल्स की रेशो भी वही है। ठीक, 1:1:2 है। तो अगर मॉलिक्यूल की रेशो 1:1:2 है तो फिर वॉल्यूम की भी रेशो तो वही होगी, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, जितने मॉलिक्यूल उतनी ही वॉल्यूम। तो अगर मॉलिक्यूल की रेशो जो है वही वॉल्यूम की रेशो होगी। तो इसको हम अगर थोड़ा सा और बोले तो कैसा बोल सकते हैं कि अगर यहाँ एवोगैड्रो लॉ ना अप्लाई हो इसके ऊपर, तो यहाँ हम बोलें कि इक्वल वॉल्यूम में मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएं। इक्वल वॉल्यूम यहाँ की 1 वॉल्यूम में अगर हम बोलें कि मॉलिक्यूल 3 है, दूसरी गैस की 1 वॉल्यूम में अगर हम बोलें कि मॉलिक्यूल 4 हैं, तो फिर ये रेशो कभी भी सिंपल नहीं आएगी, फिर ये रेशो कभी भी सिंपल नहीं आएगी। ऐसा करके बोला था। तो आप ये लिख सकते हो कि मॉलिक्यूल की रेशो इतनी आई। ठीक। तो आपको पता है मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है, जितने मॉलिक्यूल उतनी वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम की भी रेशो कितनी आएगी, वही आएगी। तो ऐसा करके इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक। और देखो ये जो लॉ एवोगैड्रो लॉ था, इस लॉ को उस टाइम डेल्टन ने और बहुत सारे साइंटिस्ट ने माना ही नहीं था। ठीक। फिर कुछ 50 साल बाद 50 ईयर्स लेटर 50 साल बाद फिर से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां जाके कैनिज़ारो नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, एवोगैड्रो लॉ के वर्क के ऊपर थोड़ा सा कुछ बोला था। उस टाइम पता चला था कि ये जो एवोगैड्रो ने उस टाइम बोला था ये सही बोला था। ठीक है, कि ये जो वॉल्यूम सिंपल रेशो जो आती है ये इसी वजह से आती है कि एक वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक। ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा, इतना। ठीक, इतना पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा एवोगैड्रोस लॉ। इसको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं खींचेंगे क्योंकि ये ऐसे ही है, इसकी डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक। तो जैसे ही गैसियस स्टेट चैप्टर आएगा कहीं तो आप वहाँ पढ़ लोगे। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं, आप लिख लो इसको, कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। तो अभी आप टॉपिक लिख लो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक। तो देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब आए थे, ठीक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब मतलब ऐसा बोल सकते हो डिस्कवर हो रहे थे, इन्वेंट हो रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम जॉन डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने
कुछ और उस टाइम जो फैक्ट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स या फिर आप ऐसा बोल सकते हो मैटर के बारे में उस टाइम जो फैक्ट्स नोन थे, है ना, फैक्ट्स उस टाइम जो थे, है ना, उस टाइम प्रेजेंट थे, तो उन सारे फैक्ट्स को लेके जॉन डेल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी थी, ठीक है, उस टाइम, बहुत पहले टाइम, जहां जब मतलब केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही थी उस टाइम, तो उस थ्योरी को बोला था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे जो आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है, तो वही हम यहाँ देख लेते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो यहाँ ऐसे करके लिखो, जॉन डेल्टन, जॉन डेल्टन, ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे, साइंटिस्ट, ठीक है, इंग्लिश स्कूल टीचर, इंग्लिश स्कूल टीचर उस टाइम, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम इज्जत से लेना चाहिए तो मैं बोल रहा हूं इसीलिए, ठीक है, ये जॉन डेल्टन जी एक स्कूल टीचर थे, ठीक, उस टाइम। तो इन्होंने 1808 में एक थ्योरी दी थी, इन 1808 पुट फॉरवर्ड क्या फॉरवर्ड दिया था इन्होंने, क्या दिया था, अ थ्योरी, पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी, मतलब इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ठीक है। क्यों दी थी थ्योरी? टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नोन एट दैट टाइम, ठीक है, ठीक, experimental facts known at that time about elements, compounds and mixtures, about elements, compounds and mixtures, ठीक है, mixtures, ठीक है, आगे लिख लो, and also about laws of chemical combination, ठीक। देखो हम जो है हम पढ़ रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री, तो उस टाइम क्या हो रहा था, पुराने टाइम में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह आ रहे थे, ठीक है, और लोग जो है एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में डिफरेंट चीजें बोल रहे थे। उस टाइम जॉन डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने, जॉन डेल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे, इन्होंने 1808 में एक थ्योरी दी थी, पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी, ठीक है, क्या एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी दी थी अपनी, टू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नोन एट दैट टाइम, जो उस टाइम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नोन थे, जाने जा रहे थे उस टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम, अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, मतलब उस टाइम जो बातें चल रही थी एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में, उनको लेके जॉन डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरी दी थी। और इन्होंने कौन कौन से फैक्ट्स को लिया था, जो एलिमेंट्स के बारे में उस टाइम बातें हो रही थी, कंपाउंड्स के बारे में, और इन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी बीच में रखा था, कि उस टाइम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी आ रहे थे ना, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी इन्होंने स्टडी किया, एलिमेंट, कंपाउंड्स, मिक्सचर, इन सबको स्टडी करके अपनी एक थ्योरी दी थी, ठीक है। और उस थ्योरी को क्या बोला था, जो ऊपर लिखा है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उस थ्योरी को क्या बोला था, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, तो आप वो लिख लो, आप लिख सकते हो द मेन पॉइंट्स को हम पॉस्टुलेट्स बोलते हैं, पॉस्टुलेट्स मतलब पॉइंट्स, पॉस्टुलेट्स या फिर पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ दिस थ्योरी आर एज अंडर, मेन पॉस्टुलेट्स थे इस थ्योरी के, वो यहां हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो पहला पॉस्टुलेट क्या था वो आप लिख लो, बिल्कुल सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक। तो आपको पता है हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आए, उसी टाइम उनको स्टडी करके जॉन डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरी दी एटम्स मैटर के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो वो थ्योरी थी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो हम स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small indivisible particles
कॉल्ड एटम्स। ये पहला पॉइंट बोला था जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर। इन्होंने बोला था पहले पॉइंट में ये बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर के बारे में इन्होंने थ्योरी दी थी। उस टाइम जो कहानियां चल रही थी, केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, उस टाइम कहानियां सुन के, ठीक है, इन्होंने पहली थ्योरी दी थी मैटर के बारे में। इन्होंने पहले पॉइंट में बोला था मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इन्होंने बोला था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिन पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं। मतलब कोई भी मैटर है, अगर इसको हम डिवाइड करें पार्टिकल्स में, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। इन पार्टिकल्स को और डिवाइड करते जाएं तो लास्ट टाइम एक ऐसा पार्टिकल आता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। ऐसे पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं, ठीक है। और पूरे का पूरा मैटर किससे बना है? इन्हीं एटम से बना है। मतलब यही एटम जुड़ के पूरे का पूरा मैटर बनता है। ये पहले इन्होंने पहले पॉइंट में बोला था। अब देखो, ये बात इन्होंने पहली बार नहीं बोली, ये बात बहुत साल पहले, मतलब ये तो 1808 में थ्योरी आई थी, इससे बहुत हजारों साल पहले भी ये बात बोली गई थी। हजारों नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत साल पहले भी ये बात बोली गई थी। वो आपको मैं दिखाता हूं। देखो, ये टेक्स्ट बुक के ऊपर एक चीज लिखी हुई है, ये देखो, यहां से आप पढ़ सकते हो टेक्स्ट बुक के ऊपर। यहां लिखा हुआ है ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ द आइडिया दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटोमिया डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ डेमोक्रिटस। देखो, ये डेमोक्रिटस एक ग्रीक बहुत पुराने फिलासफर थे। इन्होंने 460 से 360 बीसी तक ये बोल दिया था कि मैटर जो है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल का बना हुआ है। ये उन्होंने बहुत पहले बोल दिया था, लेकिन आगे यहां लिखा हुआ है इट अगेन स्टार्टेड इमर्जिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। बाद में जॉन डाल्टन के टाइम फिर से स्टडीज हो रही थी, तो इसीलिए जॉन डाल्टन ने भी फिर से ये बात बोली कि मैटर जो है वो एटम का बना हुआ है। ठीक, तो ये आप टेक्स्ट बुक से भी यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहला पॉइंट क्या है? जॉन डाल्टन की डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पहला पोस्टुलेट या फिर पहला पॉइंट क्या है? वो ये है कि मैटर जो है एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। ठीक, ये पहला पॉइंट है। और ये बात इन्होंने पहली बार नहीं बोली, बहुत पहले भी बोला गया था। डेमोक्रिटस नाम का एक ग्रीक फिलासफर था, उन्होंने बहुत पहले बोल दी थी ये बात कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। ठीक है, और वो पार्टिकल कैसे इनडिविजिबल है और उनको हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा पोस्टुलेट, दूसरा पॉइंट इस थ्योरी का। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बोला था? तो आप लिखोगे एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस, एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस, एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, दैट इज, ऐसे करके लिखो, दैट इज दे पोजेस सेम शेप, साइज, मास एटसेट्रा। ठीक, ये दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था। इन्होंने बोला था दूसरे पॉइंट में कि एक सेम सब्सटेंस के सारे एटम एक जैसे होते हैं। सपोज अगर हमारे पास ये आयरन है, ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन का पीस है, और यहां ये गोल्ड का पीस है, ये गोल्ड का पीस है। अब आपको पता है आयरन अलग है, गोल्ड अलग है। तो दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बोला था कि आयरन के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एटम्स एक जैसे होंगे। ठीक, इनका मास एक जैसा होगा, इनका साइज एक जैसा होगा, इनकी शेप एक जैसी होगी, सब कुछ इनका एक जैसा होगा। और गोल्ड के जितने भी एटम्स हैं उनका सबका सारे के सारे आपस में सेम होंगे। ठीक है, मतलब ये बोला था कि आयरन एक सेम सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, ये इन्होंने बोला था। तो यही लिखा है, देखो दूसरे पोस्टुलेट में इन्होंने ये बोला था एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ऑल रिस्पेक्ट्स का मतलब है हर एक चीज में सेम सब्सटेंस के एटम एक जैसे होंगे। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, मतलब आगे लिखा हुआ है दे पोजेस सेम शेप, साइज, मास एटसेट्रा, मतलब उनका साइज, शेप, मास सब कुछ सेम होगा, ये इन्होंने बोला था दूसरे पॉइंट में। अब लिखो आप तीसरा पॉइंट इसका। ठीक, तीसरे पॉइंट में क्या बोला था? एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, atoms of different substances are different in all respects। ये इन्होंने बोला था तीसरे पॉइंट में कि डिफरेंट
यहां लिखा है एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, आगे दैट इज करके लिखो, दैट इज करके लिखो, दे पोजेस डिफरेंट साइज शेप, दे पोजेस डिफरेंट साइजेस, शेप्स, मासेस एटसेट्रा। तो ये पॉइंट जो है इसको समझना बहुत आसान है, ठीक। इन्होंने बोला था कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम्स होते हैं, सपोज ये आयरन है, ये गोल्ड है, इनके एटम्स आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब इस आयरन के अंदर जो एटम्स हैं वो तो सारे एक जैसे हैं, वो तो सारे एटम्स एक जैसे हैं, लेकिन जो गोल्ड के अंदर एटम्स हैं वो आपस में तो सारे एक जैसे हैं, लेकिन गोल्ड के एटम और आयरन के एटम आपस में डिफरेंट है। मतलब गोल्ड के एटम का साइज शेप सब कुछ अलग होगा, आयरन के एटम्स का साइज शेप सब कुछ अलग होगा, ये उन्होंने बोला था, ठीक। तो ये पॉइंट आप पढ़ोगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन सेम सब्सटेंस के अंदर सारे के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, ये उन्होंने बोला था, ठीक। तो यहां लिखा है एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम्स जो हैं हर एक तरीके से डिफरेंट होते हैं। दे पोजेस डिफरेंट साइजेस, शेप्स, मासेस एटसेट्रा। डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो एटम्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं, होते हैं, मास होते हैं, ये सब कुछ होता है, ठीक है। इन्होंने बोला था तीसरे पॉइंट में, ठीक। अब देखो फोर्थ पॉइंट में क्या बोला था इन्होंने, फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बोला था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। Atom is a smallest particle that takes part in a chemical reaction। ये पॉइंट भी इन्होंने बोला था कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। मतलब जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं उसमें सबसे छोटा पार्टिकल जो टेक पार्ट करता है वो एटम होता है, वो इन्होंने बोला था। यहां लिखा है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटा पार्टिकल जो वहां आके रिएक्ट करता है वो एटम होता है, ये इन्होंने थर्ड पॉइंट बोला था, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने क्या बोला था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements may combine with each other, may combine with each other, may combine with each other in a fixed simple, in a fixed simple whole number ratio, ठीक। ये पॉइंट में इन्होंने बोला था, तो आप लिख लो, इसको लिख लो, एक बार समझते हैं फिर आगे। यहां एक और भी लिख लो, रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझो, इन्होंने ये बोला था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम जो हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं और वो रेशियो फिक्स होती है, ये इन्होंने बोला था। जैसे सपोज अगर मैं बोलूं कि यहां हमारे पास H2 प्लस Cl2 कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं HCl, ठीक। तो यहां अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो यहां आप ये बोल सकते हो कि ये आपस में सिंपल रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। देखो ये हाइड्रोजन के एटम, ऐसा बोल सकते हो कि सपोज यहां जो रिएक्शन होगी ये हाइड्रोजन है, यहां क्लोरीन है, यहां सारे के सारे एटम हाइड्रोजन के होंगे, यहां सारे के सारे क्लोरीन के होंगे। ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम जब कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं उस टाइम उनकी रेशियो सिंपल होती है। देखो ये 1:1 रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक। ये इन्होंने बोला था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो। ये डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे, सिंपल रेशियो में,
ठीक है, फिक्स सिंपल रेशो में जब वो कंपाउंड बनाते हैं, टू फॉर्म कंपाउंड्स, मतलब जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो एटम सिंपल रेशो में कंबाइन करते हैं, ये इन्होंने बोल दिया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला था, वी आई करके लिखो, आप लिखोगे एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इन्होंने बोला था एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आगे दैट इज करके लिखो, कॉमा डालो, दैट इज करो एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, इन्होंने ये बोला था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि जो एटम्स होते हैं ना तो उनको हम क्रिएट कर सकते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते। ये सारी चीजें इन्होंने बोली थी। ठीक, तो पहले पॉइंट में क्या बोला था, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिनको एटम्स बोलते हैं। दूसरे पॉइंट में बोला कि सेम सब्सटेंस के सारे एटम सेम होते हैं। तीसरे पॉइंट में बोला इन्होंने डिफरेंट सब्सटेंसेस के सारे एटम डिफरेंट होते हैं, मतलब उनकी शेप, साइज, मास सब कुछ डिफरेंट होता है। फिर उन्होंने क्या बोला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो हैं वो कंबाइन करते हैं एक सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशो में। ठीक है, सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशो में, मतलब जैसे ये रेशो है 1:1 रेशो में कंबाइन कर रहे हैं डिफरेंट मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो डिफरेंट हैं, ये सिंपल रेशो में कंबाइन करते हैं जब ये कंपाउंड बनाते हैं उस टाइम। ये भी जॉन डेल्टन ने उस टाइम बोला था। उसके बाद लास्ट टाइम जॉन डेल्टन ने ये बोला था कि एटम को ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब एटम इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब एटम्स जो होते हैं उनको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक, ये जॉन डेल्टन ने फर्स्ट टाइम एटम के बारे में, मैटर के बारे में थ्योरी दी थी। इस थ्योरी को बोला था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और आपको ये तो पता है कि केमिस्ट्री में जो जो थ्योरी आती है हर एक थ्योरी की लिमिटेशन होती है, तो इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस हम पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ था, फिर इस थ्योरी को देखो, स्टार्टिंग में जब ये थ्योरी आई थी ये 100 साल तक इसी थ्योरी के ऊपर काम चला था, मतलब इसी थ्योरी को मानते थे सब साइंटिस्ट, इसी थ्योरी को मानते थे, जॉन डेल्टन की इसी थ्योरी को। ठीक है, फिर बाद में जब नए साइंटिस्ट आए जॉन डेल्टन से आगे और नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव कर दिया। उन्होंने इसमें देखा कि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस उन्होंने दिखाई, उसके बाद इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था। ठीक है, इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था, और मॉडिफाई का मतलब होता है इसमें कुछ और चीजें डाली थी। ठीक है, कुछ इसके गलत पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था उन्होंने और ऐड किया था, और उसको जो मॉडिफाई करके थ्योरी बनाई थी, इसी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई करके एक और थ्योरी बनाई थी, उसको बोला था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोला था, एटॉमिक थ्योरी। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं इस थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को रिमूव करके जो हमारे पास थ्योरी आई उसको बोला था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया हम लेंगे, तो बस फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको साफ कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। किसी पॉइंट में कोई भी डाउट अगर रह गया है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, हटाते हैं इसको, फिर लिमिटेशंस देखते हैं। ठीक है, अभी हमने लिख दिया लिमिटेशंस ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, वो क्या थी तो आप लिखोगे यहाँ। पहली लिमिटेशन क्या थी, एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लिखोगे फर्स्ट लिमिटेशन, इट फेल टू एक्सप्लेन, लिख लो पहले, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या नहीं एक्सप्लेन किया, इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, आर डिफरेंट। डेल्टन ने ये तो बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटम डिफरेंट होते हैं, उनके मास, साइज, शेप डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये नहीं बताया। दूसरी चीज क्या नहीं एक्सप्लेन हुई थी इनसे, इट डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इट डिड नॉट टेल anything about the structure of atom। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है,
इन्होंने बोला कि सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का एटम होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इन्होंने कोई एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया। ठीक, पहले पॉइंट में लिखा है कि इन्होंने बोला था डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम डिफरेंट होते हैं, लेकिन बताया नहीं कि कैसे होते हैं। ठीक, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। थर्ड लिमिटेशन लिखोगे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, हाउ एंड वाई, हाउ एंड वाई, हाउ एंड वाई atoms of different elements combine to form compounds। ठीक है, इन्होंने ये तो बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, ये तो बोला था, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक, ये वही लिखा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब ये नहीं बता पाए, मतलब ये जो थ्योरी ये नहीं बता पाई कि हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, ये नहीं बता पाई। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हो फोर्थ लिमिटेशन, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, it failed to explain, it failed to explain Gay-Lussac law of combining volumes, Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ठीक है, उसके बाद इट डिड नॉट, ठीक है, इट डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन, या फिर इसको छोड़ो, इतना ही लिख लो, इस पोस्टुलेट, इस लिमिटेशन को रहने दो। ठीक है, इतना ही लिख लो, 4 लिमिटेशंस थी इसकी। तो इसलिए कुछ टाइम तक ये थ्योरी चली, उसके बाद ये थ्योरी जो है इसके ऊपर साइंटिस्ट बिलीव करते थे, लेकिन साइंटिस्ट ने सही से चेक किया तो इस थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो रॉन्ग थे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स को साइंटिस्ट ने ठीक करके एक नई थ्योरी बनाई जिसको बोला मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो ये क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कैसे कैसे डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब कैसे कैसे डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है नहीं बता पाई थ्योरी। ठीक है, उसके बाद क्यों एटम कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो नहीं बता पाई। ठीक है, उसके बाद गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो इसलिए ये थ्योरी कुछ ना कुछ फेल हो गई। अब देखो ये चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं, इसलिए हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बताऊंगा सब कुछ। अब देखो ये थ्योरी, जब इस थ्योरी को बिल्कुल हटा के साइड नहीं फेंका, साइड उठा के नहीं फेंका, अभी तक भी ये थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन इसके पोस्टुलेट्स को मॉडिफाई किया और एक नई थ्योरी, इसी थ्योरी को एक मॉडिफाई करके, मतलब थोड़ा सा उसमें जैसे मॉडिफिकेशन होती है, आपको पता है मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना उसमें, तो इसी थ्योरी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके एक नई थ्योरी दी जिसको बोला मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इसमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है इसमें 1-2 पॉइंट पहले ऐड करो, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक, पहले आप ऐड करो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स atomic theory, Dalton's atomic theory held the ground ठीक है, held the ground for about a century, for about ठीक है a century। ठीक है, and no changes were made in it, and no changes were made in it, changes were made in it। ठीक है, मतलब इसका मतलब हो गया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक सेंचुरी तक वैसे ही ग्राउंड पे रही, मतलब वहां चलती रही, इसी थ्योरी को सब मानते रहे, इसमें कोई चेंजेस नहीं की। ठीक, लेकिन बाद में क्या हुआ, however, यहां लिख सकते हो दूसरे पॉइंट में, however
towards the end of 19th century, ठीक है, and in the beginning of 20th century, and in the beginning of 20th century, ठीक है, एंड ऑफ 19th सेंचुरी के बाद, मतलब जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ उस टाइम और जब बिगिनिंग हुई 20th सेंचुरी की, उस टाइम क्या हुआ, न्यू डिस्कवरीज वर मेड बाय, न्यू डिस्कवरीज, ठीक है, वर मेड मतलब नए नए साइंटिस्ट आगे बाद में 1808 में डेल्टन ने दी थी, उसके बाद 18th सेंचुरी तो गई, फिर 19th सेंचुरी के एंड में और जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई उस टाइम क्या हुआ, नए नए साइंटिस्ट आए तो उन्होंने न्यू डिस्कवरीज की, ठीक है, न्यू डिस्कवरीज वर मेड बाय जे थॉमसन, नील बोर, जे थॉमसन, नील बोर, चैडविक एटसेट्रा, ठीक है, मतलब 100 साल तक तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी वैसे ही रही, लेकिन उसके बाद 20th सेंचुरी की बिगनिंग में नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने नई नई डिस्कवरीज करना स्टार्ट की, ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ कि हाउएवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का एंड हो रहा था और जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी उस टाइम न्यू डिस्कवरीज वर मेड बाय जे थॉमसन, नील बोर, चैडविक और बहुत सारे साइंटिस्ट ने न्यू डिस्कवरीज करना स्टार्ट की, ठीक है। आगे लिखोगे विच रिवील्ड द इनर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहां लिख लो विच रिवील्ड द इनर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आप बोलोगे कि जो न्यू डिस्कवरीज इन साइंटिस्ट ने की, नए साइंटिस्ट ने न्यू डिस्कवरीज की, उन्होंने एटम का अंदर वाला जो स्ट्रक्चर था, एटम का क्या स्ट्रक्चर था उसको बता दिया, ठीक है। डेल्टन ने तो यही बोला था कि मैटर जो एटम का बना होता है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक, लेकिन इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर में के बारे में सब कुछ बता दिया और भी डिस्कवरीज की, और क्या किया इन्होंने, एंड देखो ये कुछ करने के बाद, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने के बाद और डिस्कवरीज करने के बाद इन्होंने क्या किया, एंड suitably modified Dalton atomic theory, and suitably modified, इन्होंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाइड डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, एंड ठीक है, आगे लिखोगे एंड द मेन मॉडिफिकेशंस of this theory are as under। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहले एक सेंचुरी तक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी चली, उसके बाद नए साइंटिस्ट जब आए, जैसे कौन कौन से, जैसे जे थॉमसन हो गया, नील बोर हो गया, चैडविक हो गया, इनके बारे में आगे भी आप बहुत कुछ पढ़ोगे, इन साइंटिस्ट ने बहुत कुछ किया था, ठीक है। तो इन्होंने आके क्या किया, एटम का अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताया, और भी बहुत सारी डिस्कवरीज की, और डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को सूटेबली मॉडिफाइड कर दिया और उसका नाम रख दिया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। और उसमें जो मॉडिफिकेशंस हुई, एंड द मेन मॉडिफिकेशंस ऑफ दिस थ्योरी आर एज अंडर, जो मेन मॉडिफिकेशंस इन्होंने की वो हम यहां अब स्टडी करेंगे, ठीक। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये लेक्चर मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं बताया, आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें मैंने रिपीट मोड पे बोल दी हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बहुत कोशिश करूंगा बहुत अच्छा करने की, ठीक है। कि आज संडे में संडे को बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मन भी नहीं था, तो इसलिए मन था नहीं था, लेकिन करना पड़ा आपके लिए, ठीक है। तो आप एक लाइक इसको ज़रूर करना इस लेक्चर को, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि मेन मॉडिफिकेशंस जो थी वो क्या थी। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है उस थ्योरी में कुछ ना कुछ और चीज़ें ऐड कर दी, ठीक। तो अब देखो पहली जो मॉडिफिकेशन थी फर्स्ट, वो हम लिखेंगे, इस मॉडिफिकेशंस को हम पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोल सकते हैं। यहाँ से एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लिख लो, चलो थोड़ा सा
तो पहली मॉडिफिकेशन जो है वो क्या थी, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। देखो, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। ठीक है, मतलब डेल्टन ने बोला था एटम जो है वो इनडिविजिबल है, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां जब नए साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की तो इन्होंने पहली मॉडिफिकेशन ये की कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल, मतलब एटम को अब हम इनडिविजिबल नहीं बोल सकते, वो डिविजिबल है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटम को ब्रेक करके दिखाया, मतलब इन्होंने ब्रेक करके दिखाया कि एटम, ठीक है, एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में जाके समझ में आया। डेल्टन ने क्या बोला था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, एटम का स्ट्रक्चर देखा, उन्होंने बोला कि एटम जो इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल, एटम को हम इनडिविजिबल अब नहीं बोल सकते, एटम को डिवाइड कर सकते हैं, एटम को ब्रेक कर सकते हैं। किसमें? उन्होंने ये चेक किया कि एटम जो है बहुत सारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, तो एटम को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये किसने बताया? न्यू साइंटिस्ट ने आके बताया। तो ये पॉइंट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में मॉडिफाई कर दिया कि एटम जो है उसको, डेल्टन ने क्या बोला था, एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है, इंडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने बोला एटम को डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाए जा सकते हैं। ये पॉइंट इन्होंने ठीक कर दिया। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया, देखो, दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया, एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एटम्स ऑफ सेम element may not be similar in all respects। ठीक, आगे आप लिख लो यहां एक चीज, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, वो चीज क्या है? एटम्स ऑफ same elements may possess different masses। ठीक, देखो, डेल्टन ने क्या बोला था कि एक सेम सब्सटेंस के सारे एटम कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ये डेल्टन ने बोला था, आपको पता है, आपने दूसरे पोस्टुलेट में डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में आया था कि सेम सब्सटेंस के सारे एटम, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसके बीच में जितने एटम है सारे के सारे एक जैसे होंगे, सबका साइज, सबका मास, सबकी शेप एक जैसी होगी। लेकिन जो बाद में साइंटिस्ट्स ने डिस्कवरी की, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि क्या, कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब सारे रिस्पेक्ट में एटम सेम नहीं होते। मतलब अगर हम सेम सब्सटेंस ले लें, इसके अंदर जितने भी एटम है, ठीक है, देखो जितने भी एटम है ये सब सेम होते हैं। ये किसने बोला था? ये बोला था डेल्टन ने। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक सेम सब्सटेंस के अंदर एटम हर एक रिस्पेक्ट में सेम नहीं हो सकता। मतलब एटम की शेप सेम हो सकती है, साइज सेम हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो एटम है सेम सब्सटेंस के अंदर, कुछ एटम का मास ज्यादा हो सकता है, कुछ का कम हो सकता है। ठीक है, ये किसने बोला? ये बाद में साइंटिस्ट ने बोला। तो यही लिखा है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सारे के सारे सेम नहीं होते। होता क्या उनमें? सेम नहीं होते। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में पोजेस डिफरेंट मासेस, सेम एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटम, किसी एटम का मास डिफरेंट हो सकता है। ठीक, और ऐसे एटम्स जो सेम एलिमेंट के हों, सेम सब्सटेंस के हो और उनका मास डिफरेंट हो, ऐसे एटम्स को इन्होंने बोला कि ऐसे एटम्स को बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, ठीक, जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि क्लोरीन जो है, सपोज अगर मैं बोलूं ये जो हमने लिया, ये सपोज क्लोरीन है, उन्होंने बोला क्लोरीन के कुछ एटम का मास 35 AMU है, कुछ एटम का मास 37 AMU है। ठीक, लेकिन डेल्टन ने क्या बोला था कि अगर ये क्लोरीन है, सारे के सारे एटम का मास एक जैसा होगा, शेप, साइज सब कुछ एक जैसा होगा। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने प्रूव करके क्या बताया
कि एक सेम एलिमेंट के अंदर दो एटम का मास डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो इन्होंने प्रूव करके बताया कि जैसे क्लोरीन है, इसमें कुछ एटम का मास 35 AMU है, कुछ का मास 37 AMU है। ये AMU क्या होता है ये आपको मैं आगे वाले जो लेक्चर आएगा ना उसमें बताऊंगा। ये AMU आप ऐसा मान लो ये मास का यूनिट है AMU। ठीक, किसी का 35 किसी का 37। तो ऐसे उन्होंने ऐसे बोला कि जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में पोजेस डिफरेंट मासेस, के सेम एलिमेंट के जो एटम्स है सारे के सारे सेम नहीं होते, उनके मास डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, और ऐसे एटम्स जो सेम एलिमेंट के हो उनका मास डिफरेंट हो, ठीक है, उनका मास डिफरेंट हो, वो एक का 37 एक का 35, लेकिन ओवरऑल वो सेम ही सब्सटेंस के एटम है, सेम एलिमेंट बोलो या सेम सब्सटेंस बोलो। ऐसे एटम्स को इन्होंने बोला कि ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक, ये बोला। अब देखो ये आइसोटोप्स क्या होता है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं तभी आपको डिटेल में नहीं करा रहा हूं, यहां थोड़ा सा आइडिया लेना है आपको। ठीक, अब देखो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ रहा है डेल्टन ने क्या बोला था और मार्डन ने क्या बोला। डेल्टन ने यही बोला था ना कि सेम सब्सटेंस या फिर सेम एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि सेम एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि एलिमेंट तो सेम है, सब्सटेंस तो सेम है, लेकिन उसके दो एटम जो है उनका मास डिफरेंट है। ठीक, एक एटम छोटा है एक बड़ा है। और ये जो ऐसे एटम्स होते हैं जो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं इनका मास डिफरेंट होता है, ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स बोलते हैं। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बोला। ठीक, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या बोलोगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी सिमिलर इन वन और मोर रिस्पेक्ट्स। एटम्स ऑफ different elements may be similar in one or more respects। ठीक है, आगे ब्रैकेट में आप लिखोगे atoms of different elements may have same masses। ठीक, तो देखो डेल्टन ने एक तो ये बात बोली थी, दूसरी डेल्टन ने बात ये बोली थी कि जो डिफरेंट हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, ये सब्सटेंस है कि ये सब्सटेंस है। सपोज ये दो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट है। ठीक, सपोज ये आयरन है, ठीक है, सपोज ये गोल्ड है। डेल्टन ने ये बोला था, ठीक है, डेल्टन ने ये बोला था डिफरेंट सब्सटेंसेस में जितने एटम्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मतलब इस सब्सटेंस के सारे एटम अलग होंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे। मतलब आपस में तो एटम सेम है, लेकिन गोल्ड से आयरन के एटम में फर्क होगा। गोल्ड के एटम कुछ अलग, आयरन के एटम कुछ अलग। ये किसने बोला था, डेल्टन ने बोला था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज इसका एक एटम जो है, देखो सपोज ये जो है ये आयरन के एटम है इतने इतने, तो गोल्ड के एटम कितने होंगे, सपोज इतने इतने होंगे, बड़े बड़े होंगे। तो ये एटम इससे डिफरेंट है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गोल्ड और आयरन के दोनों के एटम का मास सेम हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आयरन का कोई ना कोई एटम इतना होता है, उतना ही एटम कहीं ना कहीं गोल्ड का भी होता है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बाद में डिस्कवर करके बोली थी। क्या बोला था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में बी सिमिलर इन वन और मोर रिस्पेक्ट्स। इन्होंने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो है ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो कभी कभी उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी हो सकती है। ठीक, तो आगे यहां लिखा है जैसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मास। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का कभी कभी मास सेम हो सकता है, लेकिन डेल्टन के अकॉर्डिंग क्या था कि ये एटम, एक सब्सटेंस के एटम अलग हैं, दूसरे के बिल्कुल अलग हैं। लेकिन बाद में इन्होंने करके बोला कि हो सकता है कि दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो एटम्स हैं उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हो। और इन्होंने ये भी बताया था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मासेस, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का मास सेम हो सकता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी था कि जैसे कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और आर्गन आपने सुना होगा, आर्गन जिसको कुछ कुछ बोल देते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो इन्होंने बताया कि कैल्शियम और आर्गन के एटम्स का जो मास है वो कितना होता है, दोनों का 40 AMU होता है। ठीक, अब देखो डेल्टन के अकॉर्डिंग कैल्शियम के एटम बिल्कुल अलग होंगे, आर्गन के एटम बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि ये कैल्शियम आर्गन दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, लेकिन दोनों के एटम्स जो हैं वो सेम है। दोनों का मास कभी कभी 40 AMU आ जाता है। ठीक, अब AMU क्या होता है ये आपको बाद में समझ आएगा, समझ लो मास का यूनिट है। ठीक, ये इन्होंने बोला। और इन्होंने ये भी बोला कि ऐसे एटम्स
डिफरेंट सब्सटेंसेस के ऐसे एटम्स जिनका मास सेम होता है, ऐसे एटम्स को आपस में आइसोबार्स बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक, वो आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक। और ये आइसोबार्स और आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये आप नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो डाल्टन का दूसरा पॉइंट भी मॉडिफाई कर दिया, डाल्टन का तीसरा पॉइंट भी इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। डाल्टन के दूसरे पॉइंट में क्या बोला था कि डिफरेंट मतलब सेम जो हमारा एक सब्सटेंस होता है या फिर सेम एलिमेंट होता है उसमें सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं। इन्होंने बोला कि सेम एलिमेंट के एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कभी कभी सेम एलिमेंट के दो एटम जो होते हैं उनका मास डिफरेंट हो सकता है, ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक। और तीसरा पॉइंट डाल्टन ने ये बोला था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के सारे एटम डिफरेंट होते हैं, उनका सब कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन उन्होंने ये प्रूव करके बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है, ठीक। और इन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का मास भी सेम होता है, जैसे अगर हम कैल्शियम और आर्गन के एटम्स को लें, कैल्शियम अलग है आर्गन अलग है, लेकिन दोनों के एटम्स का मास 40 AMU होता है, ठीक। तो ऐसे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हों और उनका मास सेम हो, ऐसे एटम्स को बोला इन्होंने कि इनको आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। ये इन्होंने थर्ड पॉइंट बोला था। उसके बाद देखो और क्या इन्होंने किया था, फोर्थ पॉइंट यहां लिख देता हूं मैं, मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। तो फोर्थ पॉइंट इन्होंने बोला था कि देखो डाल्टन ने बोला था एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, तो इन्होंने भी वही बोला था, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, atom is the smallest particle that takes part in a chemical reaction, ठीक है। तो देखो इन्होंने ये स्टडी की कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना हुआ है। फिर लास्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि भले ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना है, लेकिन फिर भी एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ये डाल्टन की बात बिल्कुल सही थी, ठीक है। इन्होंने इस पॉइंट को ऐसे ही रखा, ठीक। यहां मैंने लिख दिया एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। डाल्टन ने भी यही बोला था, इन्होंने भी इस पॉइंट को ऐसा ही रहने दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे डाल्टन ने एक बात बोली थी कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं उनकी रेशो हमेशा कैसी होती है, फिक्स्ड, होल नंबर और सिंपल रेशो होती है, लेकिन वो बात गलत थी, ठीक है। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी जहां रेशो जो है वो सिंपल है, मतलब सिंपल नहीं है, ठीक। तो वो आप पॉइंट यहां लिखोगे, द रेशो इन विच एटम्स यूनाइट, the ratio in which atoms unite, ठीक है, the ratio in which atoms unite may be fixed and integral, may be fixed and integral, ठीक है, but may not be always simple, बट मे नॉट बी सिंपल लिख दो, ठीक है। देखो डाल्टन ने बोला था जब एटम्स कंबाइन करते हैं, मैंने आपको ऐसे करके बताया था कि जब सपोज H2 + Cl2 कंबाइन करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं तो HCl बनता है, तो उनकी रेशो यहां सेम होती है। सपोज आप इस कंपाउंड के अंदर देख लो, इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन की रेशो 1:1 है, सिंपल होती है, रेशो सिंपल होती है, डाल्टन ने बोला था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने बोला कि द रेशो इन विच एटम्स यूनाइट का मतलब है कंबाइन, मतलब वो रेशो जिसमें एटम कंबाइन करते हैं वो फिक्स तो हो सकती है, इंटीग्रल भी हो सकती है, लेकिन हमेशा सिंपल नहीं हो सकती। इन्होंने एक एग्जांपल दी थी, जैसे C12H22O11 ये कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है, इसके अंदर रेशो तो फिक्स होती है, होल नंबर रेशो है। रेशो क्या है यहां देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो क्या है, यहां कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की रेशो क्या है, 12:22:11 है, ठीक है, ये रेशो है। अब देखो ये रेशो इस कंपाउंड में फिक्स होती है और होल नंबर होती है, ठीक है।
लेकिन ये सिंपल रेशो नहीं है, ठीक। डेल्टन ने क्या बोला था कि जब एटम कंबाइन करते हैं हमेशा सिंपल रेशो में कंबाइन करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला जब कंबाइन करते हैं रेशो होल नंबर हो सकती है, फिक्स हो सकती है, लेकिन कभी कभी सिंपल नहीं हो सकती, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेशो सिंपल ना हो। देखो जैसे यहाँ रेशो सिंपल नहीं है, ये रेशो सिंपल नहीं है, 12:22:11 सिंपल रेशो नहीं है। सिंपल होती है जैसे 1:2:2, 1:1:2, 1:2:3 ऐसे करके सिंपल होती है, ऐसा यहाँ नहीं है। तो ये रेशो कॉम्प्लेक्स है। तो ये पॉइंट भी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का इन्होंने मॉडिफाई किया था, ठीक है। ठीक, उसके बाद देखो एक पॉइंट और है, मैं आपको बता देता हूं। वो करने के लिए मुझे यहां से थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, ठीक। आप लिख लो एक बार इसको, फिर साफ करते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो आप 6th पॉइंट में ऐड कर लो, ठीक। जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने ऐड किया था, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। लिखो, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक। ये पॉइंट इन्होंने जो न्यू साइंटिस्ट थे, ठीक, उन्होंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में ऐड किया था। इन्होंने बोला था कि एक एलिमेंट के एटम को हम दूसरे में चेंज कर सकते हैं। सपोज जैसे हम बोले, जैसे अगर हमारे पास नाइट्रोजन का एटम है तो इसको हम ऑक्सीजन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब ये कैसे चेंज कर सकते हैं ये हमारे लेवल का नहीं है यहाँ, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। बस आप इतना लिख लो कि ये पॉइंट भी उन्होंने ऐड कर दिया था। देखो ये जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है ना, यहाँ से आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपके दिमाग में एक आइडिया लाने के लिए ये आपको पढ़ाना था, ठीक। टेक्स्ट बुक पे भी ये नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बोला था, ये पॉइंट ऐड किया था कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज किया जा सकता है, इन्होंने बोला था। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप लिखोगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन, ठीक। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ये एक पॉइंट उन्होंने ऐड किया था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। अब लास्ट पॉइंट उन्होंने ये दिया था, क्योंकि देखो डेल्टन के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की थी ना, उसमें एक साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, ठीक। उन्होंने सारी ही डिस्कवरीज को मिला के इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था। तो यहां लास्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो, मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। द मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। मतलब किसी एटम के मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। ये पॉइंट भी ऐड किया था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में, ठीक, बाद में, मतलब मॉडिफाइड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में, ठीक है। तो ये किस बेस पे, ये अकॉर्डिंग टू, यहां लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, इज इक्वल टू mc²। तो ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में ई जो है वो एनर्जी है, एम जो है मास है। तो यहां हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो सी है, देखो स्पीड ऑफ लाइट होती है, इतनी डिटेल में नहीं जाना। तो यहां आपको ये पता चल रहा है कि मास और एनर्जी जो है वो इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब यहां अगर हम किसी मास की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन इज इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, ठीक है। मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, ठीक। Thus, atom is no longer indestructible, ठीक है। तो बस इतना ही है। तो आप ये लिख सकते हो कि ये एक पॉइंट था जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ऐड किया था। तो देखो ऊपर जो लिखा है मैंने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अब जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या फिर इसको मॉडिफाइड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ ये जो पॉइंट था इसमें बोला गया था कि मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। मतलब एक एटम जो है, एक एटम का जो मास है, एक एटम को पूरे के पूरे एटम को एनर्जी में भी बदला जा सकता है। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन से ये पॉइंट इस थ्योरी में ऐड किया था
ठीक है, मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, मतलब एटम के मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो यहां से समझ आ रहा है मास और एनर्जी जो है आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब अगर हम यहां मास की वैल्यू रखेंगे तो एनर्जी की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक, तो यहां मैंने वो भी लिख दिया है, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। तो यहां से एटम को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखो डाल्टन ने बोला था एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब एटम को हम कुछ नहीं कर सकते, कोई तोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि एटम को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब एटम जो है इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, डिस्ट्रक्टिबल है, एटम को तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो वही यहां लिख दिया मैंने, 10 एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम जो है अब इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं रहा। बहुत सारी डिस्कवरीज के बाद इन्होंने एटम को ब्रेक कर दिया, एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इसके बीच में, एटम को एनर्जी में तोड़ दिया। लेकिन डाल्टन ने बोला था एटम एटम ही है, उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन जो है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन से जो हमारा ये पोस्टुलेट यहाँ ऐड हुआ, उन्होंने बोला कि एनर्जी को एटम में कन्वर्ट किया जा सकता है, एटम को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एटम इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अभी हमें कुछ नहीं करना है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। हमने पहले आज पढ़ा गेल-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, तो उस लॉ में हमने देखा कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो कैसे करती हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में, और वॉल्यूम की रेशो सिंपल होती है। ये पढ़ा, बस इतना ही, और कुछ नहीं याद रखना। उसके बाद हमने देखा कि इसी चीज को एवोगैड्रोस लॉ ने कैसे एक्सप्लेन किया था। ठीक, तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि एक सेम वॉल्यूम अगर हम बहुत सारी गैसेस की ले लें सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उन सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, तो अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो मॉलिक्यूलर रेशो सेम जितनी आएगी तो उतनी ही वॉल्यूम की रेशो आएगी। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर मॉलिक्यूल जो है वो, और देखो गैस के मॉलिक्यूल और गैस की वॉल्यूम जो होती है वो सेम सेम होते हैं। अगर मॉलिक्यूल जितने ज्यादा उतनी वॉल्यूम, तो अगर मॉलिक्यूल की रेशो सेम आती है तो फिर वॉल्यूम की रेशो भी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक, तो इन्होंने बोला था क्योंकि मॉलिक्यूल सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेज में सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए जो गैसेज हैं वो सिंपल रेशो में कंबाइन करती हैं, ये बोला था। ठीक है, हो सकता है आपको एवोगैड्रोस लॉ में कोई कंफ्यूजन हो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने देखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्यों आई थी, मैंने आपको बताया कि उस टाइम एटम्स के ऊपर काम चल रहा था, मैटर के ऊपर काम चल रहा था, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, इसके ऊपर काम चल रहा था। तो उस टाइम एक इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी मैटर के ऊपर या एटम के ऊपर। तो उन्होंने बहुत कुछ बोला मैटर के बारे में, एटम्स के बारे में बोला कि ऐसे ऐसे होता है, डिफरेंट होता है ना। उस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो वो थ्योरी 1 साल तक, 1 साल नहीं 100 साल तक वहां ही रही, उसी को लोग मानते रहे। बाद में न्यू साइंटिस्ट जब आए, जैसे नील बोर, चैडविक, ठीक है, जे थॉमसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने फिर उस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया, उसकी लिमिटेशंस को खत्म कर दिया, उसको मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोल दिया या फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोल दिया। उसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसमें आइसोटोप्स का जिक्र हुआ, आइसोबार्स का जिक्र हुआ। ठीक है, अगर आपको समझ में अभी आ गया ठीक है, नहीं तो आगे वाले चैप्टर में इन चीज़ों की डिटेल आपको समझाई जाएगी। ठीक है, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अब देखो मैंने आपके लिए कुछ फोटोज लाए, वो फोटोज आप ये देख लो। ये हमारे गेल-लुसेक जी हैं। ठीक है, गेल-लुसेक जी साइंटिस्ट। ये हमारे लोरेंजो रोमानो, क्या लिखा हुआ है, एमिडियो कार्लो एवोगैड्रो, ये किसी जगह के साइंटिस्ट हैं, एवोगैड्रो। ठीक है, इनका नाम बहुत लंबा है, देखो मतलब किसी और लैंग्वेज में इनका नाम है लोरेंजो रोमानो एमिडियो कार्लो एवोगैड्रो। ये एवोगैड्रो हैं, टेक्स्ट बुक से मैंने फोटो ली है। तो ये एक एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको समझाई नहीं, रहने दो अब इसको छोड़ो। तो ये हमारे जॉन डाल्टन है। ठीक है, तो ये आपको टेक्स्ट बुक की कुछ लाइनें मैंने एक्सप्लेन की। ठीक, और आपको मैं एक चीज बताऊंगा, ठीक है, कि आपके लिए मैंने क्वेश्चंस लाए ये वाले। ठीक, ये क्वेश्चंस हैं कौन से, ये क्वेश्चंस हैं हमारे सब्जेक्टिव। ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपसे ये हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड गिव एग्जांपल्स। ठीक है, गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या होता है और इसकी एग्जांपल दो। दूसरा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगैड्रोस लॉ एंड गिव एग्जांपल्स। एवोगैड्रोस लॉ को एक्सप्लेन करना है वो आप कर सकते हो। राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट लिखने बहुत बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ठीक, तो ये आप कर ही लोगे। ठीक है, तो यहां तक ही रहेगा हमारा लेक्चर, और आपके लिए जो कोटेशन मैंने लाई है वो ये है।
कि अभी आप छोटे हो, ड्रीम देखना जरूरी है, ठीक। तो यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। पहले ड्रीम देखोगे, बड़ा सोचोगे, तो फिर कुछ बड़ा कर पाओगे, ठीक है। तो फिर हम इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।